फ्रांसा बर्नियर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आप ये कर लीजिए। तो ये तीन तो इम्पोर्टेंट, तीन चार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक अब्दुल रजाक भी देख सकते हैं हम लोग, एक मार्को पोलो और एक अब्दुल रजाक, ठीक है। ये सर विलियम्स, सर थॉमस रो और सर विलियम्स हॉकिंस, इनके बारे में भी हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें देखते नहीं है, ठीक है। बट आप अगर इतना भी कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम लोगों की मुलाकात हो रही है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक क्या क्या, कौन कौन से थिंकर्स पैदा हुए और उन थिंकर्स ने कैसे सोसाइटी में चेंजेस लेकर आए। वो चेंजेस किस तरीके से कल्चरल थे, किस तरीके से वो चेंजेस जो थे वो रिलीजियस थे, और कैसे उन चेंजेस ने लोगों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस लेकर आए, लोगों के रिचुअल्स में डिफरेंस लेकर आए, कस्टम्स में डिफरेंस लेकर आए, और किस तरीके से हमारी इवन आर्कियोलॉजी यानी कि बिल्डिंग बनाने के तरीके, इन सब में कैसे अंतर आया, और कैसे सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप्ड हुई। जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, याद कीजिए, कि कैसे अर्ली वैदिक सोसाइटी, जो कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, लेकिन उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड के अंदर एक डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी पैदा हुई, जिसमें जिसमें शूद्रों और महिलाओं के साथ जो है वो भेदभाव स्टार्ट हो गया। कैसे जो है सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गई, रिचुअल्स कैसे किस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए, बहुत ज़्यादा मुश्किल टू फॉलो बन गए रिचुअल्स। हमने इन सब चीज़ों की बात जो है उस समय पर की थी। रिचुअल्स की हमने बहुत तरीके से बात की थी कि किस तरीके से अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर जो थे वो नॉर्मल यज्ञ हुआ करते थे, बट लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो यज्ञ थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड हो गए थे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे अब आपको, वो बहुत ज़्यादा क्या बन गया था, बहुत मुश्किल बन गया था, ठीक है। रिचुअलिस्टिक परंपरा बन गई थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कैसे जैनिज्म, कैसे बुद्धिज्म का उदय हुआ। बुद्धिज्म और जैनिज्म के ओरिजिन ने जो है वो सीधे सीधे वैदिक आइडियोलॉजी पे, वैदिक रिलीजन पे सीधे सीधे चोट पहुंचाई। ये लोग जो थे, जो जो वैदिक रिलीजन में प्रॉब्लम्स थी, ये उन उन चीज़ों का क्या लेकर आए, सॉल्यूशन लेकर आए। इन्होंने किस तरीके से इक्वालिटी की बात करी, वीमेन से रिस्पेक्ट की बात की, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की, और इवन नॉन वायलेंस जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस थे। याद होगा आपको, स्टीलिंग नहीं करनी जैनिज्म के अंदर, वेल्थ एक्वायर नहीं करनी है। बुद्धिज्म के अंदर ये धर्म जो है बहुत ज्यादा फोकस था कि किस तरीके से दुनिया में बहुत ज्यादा क्या है, सौरो है। बुद्धिज्म फोकस था कि कितना बहुत ज्यादा दुनिया में दुख है, और दुख को खत्म करने के लिए तरीका क्या है, दुख को खत्म करने के लिए तरीका है अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना। और इच्छाओं पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, मध्यम मार्ग को अपना के। तो ये सब चीजें मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि कैसे दोबारा से पुराणिक हिंदुइज्म आया, या फिर कैसे हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ, कैसे लेटर वैदिक रिलीजन में जो जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो पुराणिक हिंदुइज्म में सॉल्व हुआ। और वो सॉल्यूशन जो है वो क्या था, रिवाइवल था। कैसे रिवाइवल हुआ, जो जो प्रॉब्लम्स थी उन सबको खत्म किया गया, सेक्रीफाइसेस को खत्म किया गया, यज्ञ को खत्म किया गया, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को खत्म किया गया, और किस पे फोकस किया गया, याद होगा आपको, डिवोशन पे फोकस किया गया। नाउ द पर्सन कैन हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद हिज गॉड। अब वो डिवोशन पे और भक्ति पे ज्यादा फोकस्ड हो गया, ठीक है। तो मैंने ये आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, बट आज मुझे प्रीवियस क्लास का कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, ठीक है। आज मुझे नया चैप्टर डिस्कस करना है, और आज मेरा जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं है हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। तो एक बार, क्या है चैप्टर, तो अब हिस्ट्री देखनी है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। तो ट्रैवलर्स की नजरियों से क्या देखना है, अब इतिहास देखना है। देखो दोस्तों, भारत में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, बहुत सारे भारत में ट्रैवलर्स आए, ठीक है।
और उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो लिखी हैं। वो भारत में अलग अलग रीजंस की वजह से आए, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में जितने भी ट्रैवलर्स आए, हम भारतीयों ने उनके जितनी भी राइटिंग्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बात समझिए, कहीं ना कहीं आप एक बात समझिए, एक छोटी सी बात, मान लीजिए कोई एक किंग है और उसके बारे में उसके ही कोर्ट पोएट ने क्या किया है, लिखा है। मेरे को एक बात बताना, इस राइटिंग के अंदर पॉजिटिव तो होंगे, ये तो बात ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेजिंग भी होगी, बहुत ज्यादा प्रेजिंग होगी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें इस राजा के नेगेटिव्स होंगे? इसमें क्या इस राजा के नेगेटिव्स होंगे? सोसाइटी एक्चुअली, देखिए कभी कभार ऐसा होता है, आप मेरी बात समझिए, कि हम किसी सोसाइटी का मेंबर होने के बाद भी उस सोसाइटी को एक न्यूट्रल वे में नहीं समझ पाते। हम लोग नहीं समझ पाते कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि कभी कभार उस गलत का हम भी इनडायरेक्टली ना चाहते हुए मेंबर होते हैं, हम भी वो गलत कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से मेरी बात समझिए आप, इसी वजह से कोई एक थर्ड पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन, जो वो उस चीज को ऊपर से दोनों की देख रहा है, वो उसको जज बहुत आराम से कर लेता है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी का मेंबर होने के नाते मुझे सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छी चीजें पता है, ठीक है। बट मेरी कोई एक आइडियोलॉजी होगी, और मैं उस आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर सोसाइटी को नहीं देख पाऊंगा। और यहीं पर काम आते हैं ट्रैवलर्स। मान लीजिए मैं किसी किंग के यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोर्ट पोएट हूँ, उसका राइटर हूँ, उसका जो भी है, तो मेरे लिए मेरी जो पोस्ट है वो किंग ने दी है। मेरे लिए तो किंग बहुत महान आदमी है, पर एक्चुअली किंग महान आदमी है या नहीं है, ये मैं नहीं जान पाऊंगा। मेरे लिए बहुत अच्छा है ना, जनता के लिए कितना अच्छा है, एक बहुत ही गरीब आदमी के लिए क्या वो अच्छा है, एक आदमी जो शूद्र है, जिसके साथ समाज में बहुत भेदभाव हो रहा है, उसके लिए वो राजा अच्छा है। एक महिला जिसको अपनी सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, क्या उसके लिए वो अच्छा है? मेरे लिए अच्छा है। मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ राजा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बलवान है, बहुत बलशाली है, बहुत ब्रेव हैं, बहुत ज्यादा कल्याणकारी है। मेरे लिए कल्याणकारी है ना, क्या दुनिया का भी कल्याण किया है उन्होंने? ठीक है। मुझे इतिहास तो वो है ना, जब मैं वो राइटिंग लोगों से पूछ कर भी लिखूं। मैं जाऊं एक बहुत गरीब के घर की, तुम्हें क्या लगता है राजा कैसा है? मैं जाऊं एक महिला के पास कि तुम्हें क्या लगता है राजा कैसा है? मैं जाऊं एक शूद्र के पास कि तुम्हें बताओ राजा कैसा लग रहा है? मैं जाऊं मिलिट्री कमांडर के पास कि कैसा है राजा ये? तब जाके पता चलेगा ना। मैं तो क्या हूं, राजा का एक ऑफिशियल हूं। मैं राजा की सिर्फ पॉजिटिव चीजें लिखूंगा। और कहीं ना कहीं आप समझिए, आप तक और मुझ तक अगर मतलब एज अ राइटर ऑफ किंग, मैं जो बातें लिख रहा हूं वो क्या सोसाइटी को रियल हिस्ट्री बता रही है? नहीं बता रही है, ठीक है। हम तक एक रियल हिस्ट्री नहीं पहुंचेगी अगर हम हिस्ट्री को सिर्फ पढ़े किसके नजरिए से, यदि हम हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करें किंग्स के नजरिए से, या जिन्होंने जो हिस्ट्री लिखवाई है उसके नजरिए से, वो एक फेक सोसाइटी को हम एज्यूम कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं सिर्फ किसको पढ़ रहे होंगे उस समय? किंग को पढ़ रहे होंगे। पर एक बात बताइए, क्या हिस्ट्री इज ऑल अबाउट किंग है? क्या राजा के बारे में पढ़ना हिस्ट्री है? क्या राजा के परिवार के बारे में, क्रोनोलॉजी के बारे में, राजा के, उसके प्रिंस के बारे में, उसके आक्रमणों के बारे में पढ़ना, क्या सिर्फ यही हिस्ट्री है? नहीं ना। हिस्ट्री वो भी तो है जो समाज में लोग रह रहे हैं, उनके बारे में पढ़ना भी हिस्ट्री है। क्या सिर्फ समाज में जो अमीर लोग हैं, रॉयल फैमिलीज हैं, अपर कास्ट है, क्या उन्हीं को पढ़ना इतिहास है? नहीं ना। हमें सोसाइटी के एक एक पार्ट को जानना जरूरी है, हर किसी को समझना जरूरी है, तब हमें रियल हिस्ट्री समझ में आएगी। तब हमें समझ में आएगा कि इतिहास में क्या चीजें एक्चुअली हुई थी, जो चीजें आज हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए। सी, तो अब मैं कहीं ना कहीं इस बात पे फोकस करना चाह रहा था कि मैं इस बात पे फोकस करना चाह रहा था कि वाई ओपिनियंस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसके? किसके? ट्रैवलर्स के। ठीक है। तो ट्रैवलर्स की ओपिनियन इंपॉर्टेंट क्यों है?
मैं इस पे फोकस करना चाह रहा था, ठीक है, मैं इस पे फोकस करना चाह रहा था। तो मैंने बताया क्योंकि भाई इनका पर्सपेक्टिव क्या होगा, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होगा, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होगा इनका, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शायद देखिए इस पे भी मैं शायद वर्ड ही बोलूंगा, क्योंकि देखिए वो भी तो राजा के दरबार में ही रह रहा है, क्या पता राजा उसको बहुत ज्यादा धनवान बना दे, राजा उसके ऊपर बहुत सारे कर्म कर दे, ठीक है। क्या पता वो भी सोसाइटी के वो बहुत जो निचला पार्ट है वहां तक ना पहुंच पाए, सोसाइटी के अनगिने लोग, क्या पता वो उन तक ना पहुंच पाए, क्या पता वो ये ट्रैवलर भी जो है वो महिलाओं की प्रॉब्लम को ना समझ पाए, हो सकता है। बट स्टिल हम ज्यादातर मान के चलेंगे कि नहीं यार, इन्होंने बहुत हद तक चीजें जो है कवर की होंगी, और इन्होंने जितनी भी चीजें कवर की हैं एटलीस्ट वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से होंगी, या फिर वो जो राइटर ने जो राइट किया था, जो दरबार में जो इतिहासकार था उसने जो इतिहास लिखा है, शायद उससे तो ठीक ही होगा, उससे तो एक कड़वी पिक्चर ही रख रहा होगा ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्यों पढ़ते हैं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, देखो दोस्तों, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के लिए तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हम सोसाइटी के ऐसे लोगों को भी समझ पाए, जान पाए, जो कि राजा के इतिहासकार ने नहीं लिखा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ अननोन, अननोन्स, ठीक है, जो जंगल में रह रहे हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो शूद्र हैं, जो जिनकी समाज में कोई मतलब समाज में कोई इंपॉर्टेंस छोड़ो, कोई गिनती नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में भी कौन लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सोसाइटी का क्या लिखेंगे, ये क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, क्रिटिसिज्म, ये सोसाइटी का क्या लिखेंगे, क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, ठीक है। और कैसा क्रिटिसिज्म होगा, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा इनका। और ये तो बहुत अच्छा है, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर उसका क्रिटिसिज्म होना बहुत जरूरी है, तभी वो सोसाइटी क्या हो सकती है, वो सोसाइटी तभी आगे बढ़ सकती है। अगर आप और मैं ये मान ले कि हम भारतीय लोग तो बहुत महान है, ठीक है, हमारा इतिहास बहुत सुंदर है, बहुत भव्य इतिहास है, और हमें अपने अंदर किसी भी चीज, किसी भी सुधार की जरूरत नहीं है। हम लोग ब्रिटिशर से, फ्रेंच से, यूएस के लोगों से, स्वीडिश लोगों से, यूरोपियन से, अफ्रीकन से, ब्राजीलियन से, चाइनीज लोगों से सबसे बहुत महान है। हमारा कल्चर दुनिया का सबसे अच्छा कल्चर है, हमारा समाज दुनिया का सबसे अच्छा समाज है। दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है, हमें किसी के सीखने की जरूरत नहीं है। तो बस क्या होगा, ऐसी सोसाइटी जो है वो क्या होती है, समझते होंगे आप, अब आप 12th क्लास में। ऐसी सोसाइटी जो है वो डिक्लाइनिंग सोसाइटी होती है, ठीक है, जो सोसाइटी अपना क्रिटिसिज्म ना सह सके। क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म किसी सोसाइटी को और ज़्यादा महान बनाता है, और ज़्यादा बेहतरीन बनाता है, और ज़्यादा सपने देखने वाली बनाता है। आप किसी यूरोपियन आदमी से पूछोगे ना, आप किसी भी यूरोप के बहुत डेवलप्ड एरिया में चले जाओ, आप पूछोगे कि भाई क्या लगता है आपको, आपका एरिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, दुनिया में सबसे कम पॉल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, क्या लगता है आपको कि आप तो बहुत महान है। वो आपको 10 बुराइयां बता देगा। वो आपको बताएगा कि नहीं भाई, हमारे लीडर में हमें ये प्रॉब्लम लगती है, हमारे लीडर में हमें लगता है कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, हमारे लीडर लीडर में हमें ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो अभी ये प्रॉब्लम तो बची हुई है हमारे देश में, ऐसा ऐसा है, वो 10 कमियां बता देगा। अब भारत में किसी आदमी से पूछिए, ठीक है, अगर वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करता होगा, तो अगर वो किसी अदर देन रूलिंग गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से बिलोंग करता होगा, तो रूलिंग गवर्नमेंट को क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। यदि वो रूलिंग गवर्नमेंट का होगा, तो वो इतना तारीफ भरेगा, इतनी तारीफ भरेगा, वो ऐसा दिखा देगा कि भाई यूएस से दुनिया में जो भी बड़े देश हैं उनसे सबसे अच्छा आगे क्या है, भारत है। भारत क्या है, विश्व गुरु बन गया है। भारत क्या है, सबसे आगे देश बन चुका है। भारत के आगे तो कोई बचा ही नहीं है, ऐसा दिखाएगा। पर क्या ये सोसाइटी की हमारी हकीकत है? क्या आज हम लोग अपने आप को विश्व गुरु गुरु कहला सकते हैं? हमारे यहाँ दिल्ली में जितना पॉल्यूशन है, हमें बोलना चाहिए दुनिया में
टॉप 75 सिटीज जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, 17 सिटीज हैं हमारी, हम वहां पर 70, सॉरी 70 सिटीज हैं। दिल्ली, गाजियाबाद जैसी सिटी ये हमेशा टॉप पे रहती हैं, नंबर 1 पे। आप और मैं कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मरने वाले हैं, कैंसर डेवलप होगा हमारे अंदर बहुत जल्दी, सांस से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज पैदा होंगी हमें। क्या हम लोग क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आप सोचिए, आप और मैं क्या अपने आप की, अपने इतिहास को लेकर बैठे कि हम तो सोने की चिड़िया थे, हमारा देश तो एक समय पे बहुत ज्यादा विकसित था, हम लोगों के यहाँ पर तो दूर दूर से लोग जो है पढ़ने के लिए आते थे, फॉरेन ट्रैवलर्स जो है हमारे यहाँ पर आते थे। तो क्या आज भी हम वही हैं? हमारे यहाँ पर इतने अच्छे राजा रहे हैं, इतने अच्छे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, इतने महान लोगों ने भारत में जन्म लिया है, आज बताइए क्या आज हम लोग उतने महान बचे हैं? नहीं बचे ना। क्या आज हमारी इकोनॉमी उतना ज्यादा डेवलप्ड है? नहीं है ना। क्या जितना पॉलिटिकल सिस्टम एक टाइम पे मजबूत था, क्या वो आज है? नहीं है ना। तो बस, तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किसी भी सोसाइटी को सुधारता है, किसी भी सोसाइटी की एक असली पिक्चर बताता है। तो इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को जो है बहुत ज्यादा मतलब प्रमोट किया। हमें रियल पिक्चर नजर में आएगी इससे, किसकी? सोसाइटी की। सोसाइटी की रियल पिक्चर जो है हमें इसी से नजर आएगी, ठीक है। और और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें क्या नजर आएगा? कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ शूद्रास एंड विमेन। महिलाओं की क्या कंडीशन थी, शूद्रों की क्या कंडीशन थी, इकॉनमी कैसी थी। कोई राजा अपने काल में ये नहीं लिखवाएगा कि भाई मेरे यहाँ पे इकॉनमी बकवास थी। सब ये लिखवाएंगे अरे बहुत ही अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी। गरीब आदमी जो था वो भी सोने के सिक्के में वो लेता था, भीख लेता था, ऐसा लिखवाएंगे, ठीक है। पर रियल पिक्चर कहाँ पता लगेगी? यहाँ पता लगेगी, ठीक है। तो सी दोस्तों, तो मैंने सबसे पहले आपको बताने की कोशिश की कि क्यों ट्रैवलर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, उनका ओपिनियन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनका ओपिनियन जो है वो कैसा होगा? उनका ओपिनियन जो है वो न्यूट्रल होगा। उनका ओपिनियन क्या होगा? एक अननोन हिस्ट्री को प्रेजेंट करेगा, एक अननोन तबके को प्रेजेंट करेगा, एक अननोन पार्ट ऑफ सोसाइटी को प्रेजेंट करेगा। वो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो हमें है वो प्रमोट करेगा, कंडीशन ऑफ शूद्रास एंड वीमेन बताएगा, और इकोनॉमी को दर्शाएगा दोस्तों, इकोनॉमी को दर्शाएगा, ठीक है। इवन मैं बोल सकता हूं आगे कि राजा की पावर को भी बताएगा, बट उतना नहीं, मैं तो सोसाइटी पर्सपेक्टिव से ज्यादा बात कर रहा था। तो हमें ये सारी चीजें से क्या है, बेनिफिट है। उसके अलावा दोस्तों, उसके अलावा देखिए, एक और बात अगर हम कर लें कि फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट क्यों किया, वाई ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया। तो ट्रैवलर्स जो थे वो भारत में क्यों विजिट कर रहे थे, ठीक है, क्यों भारत में उन्होंने विजिट किया? तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे पर्पसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्पसेस हैं। जैसे जनरली ट्रैवलर्स जो होते थे वो किस लिए आते थे? बिजनेस के लिए आया करते थे, बिजनेस के लिए आ गए, ठीक है। और किस लिए आया करते थे? पिलग्रिम्स हुआ करते थे, है ना। पिलग्रिम्स कहीं ना कहीं हुआ करते थे। और किस लिए ट्रैवलर्स जो है वो भारत में आते थे? तो बिजनेस में मैं बोलूँ ना, स्पाइसेस बहुत ढूंढने आते थे, ठीक है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ढूंढने आया करते थे, ठीक है। फिर भारत में दूसरा ट्रैवलर्स किस लिए आते थे? एजुकेशन के लिए आते थे, सॉरी, एजुकेशन के लिए आया करते थे ट्रैवलर्स, ठीक है। भारत जो था वो क्या था? सेंटर था एक समय पर, सेंटर था किसका? बुद्धिज्म का। और बुद्धिज्म एक समय था जब दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो वो सारे देशों से लोग जो है वो कहाँ आते थे? भारत में आते थे। सिर्फ बुद्धिज्म के लिए नहीं, बाकी चीज़ों को पढ़ने के लिए भी भारत में आया करते थे, ठीक है। बिजनेस के लिए भारत में आया करते थे। उसके अलावा सच में वो लोग भारत को, भारत की सोसाइटी को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं घूमने के पर्पज से भी भारत में आया करते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लिटरली किसके पर्पज से आया करते थे? ट्रैवलिंग उनका लिटरली पर्पज भी हुआ करता था, ठीक है।
फिर भारत में मेडिसिन, उसके बाद क्लोथ्स, ठीक है, उसके बाद भारत के अंदर बहुत सारे स्पाइसेस, ये तो कहीं ना कहीं तक थे ही, क्या रीजन थे भारत में ट्रैवलर्स के विजिट करने का। उसके अलावा एक और रीजन था, भारत में हमेशा से आपको पता होगा कि हम लोगों के यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत होता है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत होता है भारत में। खाने की कमी नहीं होती थी पहले, तो बिल्कुल नहीं होती थी, और अब मैं कहूंगा आज भी हम पे खाने की कमी नहीं होती है थी, ठीक है। तो किसकी तलाश में भी लोग आते थे? फूड की तलाश में भी आते थे, फूड क्रॉप्शन, क्रॉप्स। और मैं बोलूं कहीं ना कहीं किस लिए आते थे? एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आया करते थे, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग भारत में आया करते थे, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी भारत में आया करते थे, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी भारत में आया करते थे, ठीक है। इवन कितने राजा जो थे वो भारत में जाने के लिए लोगों, अपने यहाँ के लोगों को पैसा दिया करते थे कि भारत में जाओ और वहां से क्या लेकर आओ, वहां से उनकी नॉलेज लेकर आओ, वहां से किसके बारे में पढ़ के आओ? आयुर्वेद के बारे में पढ़ के आओ, आयुर्वेद के बारे में पढ़ के आओ, योग के बारे में जानकर आओ, ठीक है। तो लोग इसके लिए भी भारत में आया करते थे, ठीक है। तो ट्रैवलर्स बहुत सारे पर्पजेस के लिए भारत में आया करते थे। अब सुनो दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ फाइनली ट्रैवलर्स की, अब मैं फाइनली बात करने जा रहा हूँ ट्रैवलर्स की। तो अब मैं बात करने चाह रहा हूँ कि कौन कौन से लोग जो थे उन्होंने भारत में, या कौन कौन से ट्रैवलर्स जो थे उन्होंने भारत में विजिट किया है। देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को कहीं ये क्वेश्चन आ जाए कि इस एक पर्टिकुलर ट्रैवलर ने किसके कार्यकाल में या किसके पॉलिटिकल रूलिंग में भारत में कदम रखा है, तो मैं आपका एक नंबर का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करना चाह रहा हूं। क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लोग कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे अल बरूनी किसके काल में भारत में आया था, हुएन सांग किसके टाइम पे आया था, उस समय कंटेम्प्ररी किंग कौन है। तो ये लोग कभी कभार कंटेम्प्ररी किंग या कंटेम्प्ररी एम्पायर या कंटेम्प्ररी डायनेस्टी पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो मुझे आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मेरी अभी आप लोगों के लिए समझ ये है कि मैं आप लोगों को रूलिंग भी बता के चलूं। तो पहले मैं बताना चाह रहा हूं कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे और उस समय कौन कौन से रूलर्स या कौन कौन से एम्पायर या डायनेस्टीज थी भारत में। तो देखिए, भारत में सबसे पहले, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट में जो ट्रैवलर नोटिस करते हैं वो नोटिस करते हैं मुगल एम्पायर में, वो नोटिस करते हैं मुगल एम्पायर में। और मुगल एम्पायर में भारत में कौन आया था? तो आप लोगों को मुझे लगता है पता होगा, याद होगा, मैंने आप लोगों को कराया था ये। तो पॉज करके एक बार कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर है इसका, मैं जब तक लिखता हूँ। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, याद है ना, बताया था मेगस्थनीज था। एक किताब लिखी थी इसने, किताब का नाम क्या था? इंडिका। किताब का नाम क्या था? इंडिका। कैसी बुक थी ये? एक ग्रीक बुक, ग्रीक भाषा में लिखी हुई किताब थी। तो सबसे पहले कौन आया? मेगस्थनीज जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं ना अभी बस नाम लिख रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं बताऊंगा इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किन को हमें डेप्थ में देखेंगे और किन को हम बस ऐसा जनरली देख लेंगे। तो सबसे पहले मेगस्थनीज, उसके बाद हम नोटिस करते हैं गुप्ता एरा में, उसके बाद हम नोटिस करते हैं गुप्ता एरा में या गुप्ता एम्पायर में किसको नोटिस करते हैं हम? तो एक और आया था फाहियान, फाहियान, मैंने स्पेलिंग मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही लिखी होगी, ठीक है। फाहियान, ठीक है। कौन आया था? फाहियान नाम का आया था। कौन है ये? फाहियान आया था, ठीक है। किस लिए आया था भारत में? तो भारत में दोस्तों बुद्धिज्म पे, बुद्धिज्म पे क्या करने आया था? नॉलेज एक्वायर करने आया था।
बुद्धिज्म पे क्या आया था? नॉलेज एक्वायर करने आया था ये, ठीक है। बुद्धिज्म पे नॉलेज एक्वायर करने आया था। तो कौन आया है? एक बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज एक्वायर करने आया था। इसने किताब भी लिखी थी, पोगोजी। पोगोजी, इसने किताब लिखी है। किताब का नाम क्या है? पोगोजी, ठीक है। नॉलेज अबाउट बुद्धिज्म, मतलब इसमें इसने बुद्धिज्म के बारे में जो है वो चीजें लिखी हैं, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, तो ये ठीक है, ये गुप्ता एरा में आया था, ये मौर्य एरा में आया था। अगर आपको मैं हाथ के हाथ ये भी बता दूं कि कौन राजा था उस टाइम पे, राजा कौन था? जैसे इसके टाइम पे तो राजा था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद अगले राजा पे आ जाते हैं। अब अगले राजा की तरफ आते हैं। अगला राजा, अब वो सॉरी, अगला ट्रैवलर की तरफ आते हैं। तो वो कब आया था? वो आया था हर्षा एरा में। जब भारत में किसका राज था? हर्षवर्धन का। नाम तो सुना होगा आपने, हर्षवर्धन। जब भारत में किसका राज था? हर्षवर्धन का। और इस समय कौन आया था? इस समय आया था हुएन सांग, हुएन सांग। कौन आया इस समय? इस समय एक राइटर, एक ट्रैवलर आया है, हुएन सांग, ठीक है। किस लिए आया था? ये भी बुद्धिज्म पे नॉलेज एक्वायर करने आया था। और इसने किताब लिखी थी सी यू की, इसने किताब लिखी थी सी यू की, ठीक है। किस लिए आया था ये भी बुद्धिज्म की स्टडी के लिए ही आया था, ठीक है। बुद्धिज्म की स्टडी के लिए आया था। किसके काल में आया था? तो नाम तो बता ही दिया मैंने, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ये, ठीक है। उस समय भारत का राजा राजा कौन थे? हर्षवर्धन। कहाँ पे आया था ये आया था नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आया था ये, ठीक है। क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर आया था ये, ठीक है। हुएन सांग। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं उसके बाद। और उसके बाद, उसके बाद ये वो टाइम है जब भारत में एक डायनेस्टी ने राज किया था, वो है गजनबी डायनेस्टी, गजनबी, गजनबी डायनेस्टी, ठीक है। गजनबी। और उस समय राजा थे उसके महमूद गजनबी। आपने सुना होगा गजनबी डायनेस्टी, ठीक है। राजा कौन थे? महमूद गजनबी थे, ठीक है। उस समय भारत से कौन आया था? उस समय एक ट्रैवलर आया था, नाम था इसका एल बरूनी, एल बरूनी, एल बरूनी, एल बरूनी, या जिसे आसान भाषा में अल बरूनी बोल देते हैं, ठीक है। तो कौन आया था? अल बरूनी। कहाँ पे आया था? गजनबी के टाइम पे आया था, ठीक है। गजनबी के टाइम पे आया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। गजनबी के टाइम पे आया था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। अल बरूनी ने भारत के लिए किताब उल हिंद, कौन सी किताब लिखी है? किताब उल हिंद लिखी है, ठीक है। किसने लिखी थी ये लिखी थी अल बरूनी ने। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने, किताब उल हिंद। जिसे आई थिंक एक और बात बोलते हैं, ठीक है, कुछ तहकीके हिंद भी कोई इसका नाम है, किताब का नाम, ठीक है। तो गजनबी, तो गजनबी डायनेस्टी में कौन आया? एल बरूनी आया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद तो तुगलक डायनेस्टी भारत में इस समय राज कर रही थी। और इस समय कौन आया था? तो इस समय एक ट्रैवलर आया था, बहुत ही फेमस ट्रैवलर है, इसका नाम था इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता, इब्न बतूता, ठीक है। और इस समय वैसे राजा कौन था? अगर मैं पूछूं किंग कौन है इस समय,
इस समय किंग था भारत का मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, इस समय भारत का राजा था, ठीक है। तो और इसने भारत में एक किताब भी लिखी थी, रिहला। इसने भारत में किताब भी लिखी है, किताब का नाम क्या है, रेहला या रेहला, ठीक है। किताब का नाम क्या है, रेहला, ठीक है। किताब का नाम क्या है, रेहला किताब का नाम है, ठीक है। चलिए एक आधा और भी देख लेते हैं, कुछ और भी लोग भारत के अंदर आए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। ये यहां तक हो गया, इसके बाद हम अगले पेज से स्टार्टिंग करते हैं। ट्रैवलर्स पे डिस्कशन कर रहे थे, आगे बढ़ाते हैं अपना डिस्कशन। उसके बाद देखिए कुछ राजाओं की कुछ डायनेस्टीज की बात की, उसके बाद अगली बात करते हैं। तो हमने कुछ डायनेस्टीज की बात की, अगली बात करते हैं। एक डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में, पांड्या डायनेस्टी। एक डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में, पांड्या डायनेस्टी। और उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था मार्को पोलो। मार्को पोलो, क्या नाम है, मार्को पोलो। मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो किसके टाइम पे आए थे ये भारत में, इस समय उस समय पांड्या राजा कौन थे, ठीक है। तो मार्को पोलो उस समय पांड्या राजा कौन थे, उस समय शायद पांड्या राजा थे मांडवर्मन, ठीक है। पांड्या किंग कौन थे उस समय, मांडवर्मन, ठीक है। और किताब कौन सी लिखी गई थी उस समय, किताब कौन सी लिखी गई, इन्होंने किताब कौन सी लिखी है, तो उस समय किताब इन्होंने लिखी है, इंपॉर्टेंट किताब, ठीक है। तो किताब लिखी है बुक ऑफ सर मार्को पोलो। बुक ऑफ सर मार्को पोलो। बुक ऑफ सम बुक ऑफ सर मार्को पोलो। बुक ऑफ सर मार्को पोलो, ठीक है, ये है किताब। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद अगला अगले अगले ट्रैवलर आते हैं विजयनगर एम्पायर। आप लोगों ने सुना होगा विजयनगर, पढ़ाना है मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं है, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। तो अगले कब आते हैं, विजयनगर में आते हैं, विजयनगर एम्पायर में। और कौन आते हैं, तो अगले ट्रैवलर थे अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अगले कौन है, अब्दुल रज्जाक है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर में आए थे, कौन आए थे, अब्दुल रज्जाक। उस समय भारत के राजा कौन थे, तो देवराय थे शायद, देवराय, देवराय, ठीक है। देवराय जो थे उस समय भारत के क्या थे, भारत के राजा जो थे वो देवराय थे। और इन्होंने किताब क्या लिखी है, तो इन्होंने किताब लिखी है, आई थिंक इनकी किताब बहुत मुश्किल माल्टा। तो इन्होंने किताब लिखी है माल्टा उद, माल्टा उद सैदेन, ठीक है। इनकी किताब जो है उसका नाम क्या है, नाम है माल्टा उस सैदेन, ठीक है। माल्टा उस सैदेन, ये इनकी किताब का नाम है। चलिए उसके बाद आगे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं अपना, और उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए यहां तक जो है ऑलमोस्ट हम लोग सारे कर चुके हैं। अब जो आते हैं वो सारे किस में आते हैं, मॉडर्न टाइम में आते हैं, ठीक है, यानी मुगल के टाइम पे आते हैं। अब है मुगल के टाइम पे भी कुछ राइटर्स आए, कुछ ट्रैवलर्स आए हैं, ठीक है। जैसे मुगल के टाइम पे, मुगल एम्पायर में, मुगल एम्पायर में
मुगल एम्पायर में सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो है ट्रैवलर आए थे भारत में, जिनका नाम था विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस। ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला कौन है ट्रैवलर? विलियम हॉकिंस। ठीक है, किसके टाइम पे भारत में आए थे? भारत में आए थे औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, नहीं सॉरी, औरंगजेब, सॉरी सॉरी, औरंगजेब नहीं, ये आए थे किसके टाइम पे भारत में आए थे? ये आए थे जहांगीर के टाइम पे भारत में। ठीक है, इस समय भारत का राजा कौन था? ठीक है, तो भारत के राजा तो उस समय कौन थे? जहांगीर। भारत के राजा कौन थे इस समय? जहांगीर। ठीक है, और इन्होंने जो है एक भारत के ऊपर किताब भी लिखी है। क्या नाम है? किताब का नाम है वोएग, VOYAGE, वोएग इन परचेज। इन परचेज इन्होंने किताब लिखी है। ठीक है, क्या लिखी है इन्होंने किताब? तो इनकी किताब है, ठीक है, तो क्या नाम था इनका? वोएज इन इन परचेज, वोएज, VOYAGE। अगर बाई चांस मेरी राइटिंग जो है मैंने थोड़ा फास्ट लिखा है तो वोएज इसकी स्पेलिंग है, वोएज इन परचेज। ठीक है, ये इनकी किताब थी। उसके बाद अगले कौन आए हैं? उसके बाद अगले हैं सर थॉमस रॉ। ये भी किस टाइम पे आए हैं? ये भी मुगल के टाइम पे ही आए हैं। ठीक है, मुगल के टाइम पे ही आए हैं। क्या नाम है? सर थॉमस रॉ। सर थॉमस रॉ। ठीक है, ये भी मुगल के टाइम पे ही आए हैं। किस समय पे आए हैं? सेम मुगल के टाइम पे ही आए हैं ये भी। मुगल ही लिख देते हैं, मुगल। ठीक है, सेम ये भी किसके समय पे आए हैं? मुगल के टाइम पे आए हैं। और सेम, ठीक है, किसके टाइम पे आए थे? मुगल के टाइम पे ही आए थे ये भी। और मुगल में भी किसके टाइम पे आए हैं? जहांगीर। जहांगीर के टाइम पे ही आए हैं ये भी। और इन्होंने, अब देखते हैं नेक्स्ट, इनकी किताब देख लेते हैं। इनकी किताब का नाम था जर्नल ऑफ जहांगीर। ऑफ जहांगीर। ठीक है, तो अब इनकी किताब का नाम क्या था? जर्नल ऑफ जहांगीर। अच्छा, जर्नल ऑफ नहीं था, सॉरी, जर्नल टू जहांगीर था। जर्नल टू जहांगीर। जर्नल टू जहांगीर। ठीक है, तो ये सर थॉमस। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब कुछ खास नहीं बचा है, अब लास्ट दो बचे हुए हैं। एक का नाम तो यहीं लिख देता हूँ और एक का नाम लास्ट में लिख दूंगा। अगला है जीन बैप्टिस्टे। अगले हैं अगले हैं जीन, इससे सीयूटी में आपको क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। ठीक है, मतलब इसको मिलाने वाले क्वेश्चन में था, पर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताने की उस समय कोशिश भी की थी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसके ऊपर ये मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी आदमी पर्सन जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो क्या है? जीन बैप्टिस्टे टेवेनियर। जीन बैप्टिस्टे टेवेनियर। जीन बैप्टिस्टे टेवेनियर। ठीक है, ये रहे। ये किस समय आए हैं? तो दोस्तों सेम ये भी मुगल के टाइम पे ही आए हैं। ये भी कब आए हैं? मुगल के टाइम पे ही। ये भी कब आए हैं? ये भी मुगल के टाइम पर ही आए हैं। मुगल के टाइम पर ही आए हैं। और उस समय भारत के राजा कौन थे? शाहजहां। भारत के राजा कौन थे? शाहजहां। और इन्होंने भी भारत में क्या लिखी है? इन्होंने भी भारत में किताब लिखी है, और इनकी किताब का नाम क्या है? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। क्या नाम है? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर।
ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। तो देखिए दोस्तों, ये इतने सारे हम लोगों ने क्या लिख दिए, इतने सारे हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैवलर्स जो हैं वो लिख चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने गलत बोल दिया शायद, मैंने मतलब बुक का नाम गलत बोल दिया है। ट्रैवल्स इन इंडिया है इनका नाम, तो इनकी बुक का नाम तो ट्रैवल्स इन इंडिया है। ट्रैवल्स इन इंडिया, इन इंडिया सॉरी, ट्रैवल्स इन इंडिया, इनकी बुक का नाम क्या है, ट्रैवल्स इन इंडिया नाम है, ठीक है, ट्रैवल्स इन इंडिया। और फाइनली आखिरी बच गए, फाइनली लास्ट बच गए हैं कौन, फाइनली लास्ट कौन बच गए हैं, तो लास्ट है, आप लोगों ने सुना होगा, आपको पेपर में भी ये आदमी बहुत ज्यादा आए होंगे, फ्रांसियस बर्नियर, ये पेपर में भी आपको मिलेंगे, फ्रांसियस बर्नियर, ठीक है, फ्रांसियस बर्नियर, ठीक है। किस समय में आए हैं ये भी, सेम ये भी मुगल के टाइम पे आए हैं, ये भी किस टाइम पे आए हैं, मुगल के टाइम पर ही आए हैं, मुगल एम्पायर ही था इस समय भी, ठीक है, मुगल एम्पायर था, और उस समय राजा कौन थे मुगल के, औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब राजा थे। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी है, इन्होंने बुक कौन सी लिखी है, तो इनकी बुक का नाम है, ठीक है, इनकी बुक का नाम है ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, इनकी बुक का नाम है ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कुछ बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है हम लोगों ने डेवलप कर ली है, ठीक है। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों ने कर लिए हैं, बट दोस्तों सुनो, अगर मैं बोलूं कि मुझे इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से करने हैं, अगर आप पूछेंगे मुझसे पूछें कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग, एक तो एल बेरूनी, ये आप कर लीजिए, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुएन सांग आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत लिख कर गए हैं क्योंकि ये लोग, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर लीजिए, आप लोग कर लीजिए, उसके अलावा आप लोग कर लीजिए ये रे, फ्रांसा बर्नियर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक आप ये कर लीजिए। तो ये तीन तो इंपॉर्टेंट, तीन चार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक अब्दुल रजाक भी देख सकते हैं हम लोग, एक मार्को पोलो और एक अब्दुल रजाक, ठीक है। ये सर विलियम्स, सर थॉमस रो और सर विलियम्स हॉकिंस, इनके बारे में भी हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें देखते नहीं है, ठीक है, बट आप अगर इतना भी कर लेंगे तो ये मोर देन इनफ होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं, और आगे की जर्नी जो है हम लोग वो किससे तय करेंगे, पीपीटी से जो है हम आगे की जर्नी जो है वो तय करेंगे। तो दोस्तों, पार्ट वन जो है वो वीडियो का आ चुका था, अब हम लोग डिस्कशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो के पार्ट टू से। पार्ट वन में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, ट्रैवलर्स की। अब मैं उसको और रिफाइन करते हुए कुछ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स और उनके बारे में बताने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मुझे जो डिस्कशन करना है वो करना है, टाइम फ्रेम कौन सा है, 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी। यहाँ इस टाइम के कुछ मैं इंपॉर्टेंट लोगों को, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स को कवर करूंगा, जिसमें मैं दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के ट्रैवलर्स को जो है मैं कवर करूंगा, जिन्होंने फोकस किया भारत के सोशल कल्चरल लाइफ में, ठीक है। और ये लोग जनरली कहाँ पे आए हैं, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में आए हैं, और वो किस समय पे आए हैं, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया किस समय पे आए हैं ये आए हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे और मुगल पीरियड के टाइम पे, ठीक है। तो नेचर ऑफ ट्रैवल, क्यों आए हैं भारत में, तो देखिए दोस्तों, भारत में मेन और विमेन दोनों ने ट्रैवल किया है, मेन एंड विमेन दोनों ने ट्रैवल किया है, और एज अ मर्चेंट किया है, एज अ पिलग्रिम्स किया है, एज अ स्कॉलर किया है,
ठीक है, एज अ सोल्जर किया है, एज एज अ एडवेंचर किया है, ठीक है, अलग अलग चीजों से किया है, नए क्लाइमेट जानने के लिए, नई ज्योग्राफी लैंडस्केप जानने के लिए, नई सिटीज को जानने के लिए, नई मार्केट्स को जानने के लिए भारत में क्या किया है, लोगों ने ट्रैवल किया है। ट्रैवलर्स जो होते हैं, देखिए दोस्तों, ये बड़े एडवेंचरस लोग होते हैं, इनको नई नई चीजें जानने का बड़ा शौक होता है, नॉलेज नई लेने का, एजुकेशन नया लेने का, नई मार्केट को समझने का इनको बहुत शौक होता है। तो इन सब के लिए इन्होंने ये भारत में आए थे, और इन्होंने भारत में क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट दे ऑब्जर्व, ट्रैवलर्स एनकाउंटर्ड अनफिमिलियर कस्टम्स, लैंग्वेजेस को भारत में देखा इन्होंने, अलग अलग सी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इन्होंने भारत में देखा, ठीक है, अलग अलग क्या देखी, हायरार्कीज नोटिस की, ठीक है, और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, दे केयरफुली डिस्क्राइब कोर्ट्स, टाउन, राजाओं के दरबार, शहरों को, और किसको किया, आर्किटेक्चर और एवरीडे लाइफ को इन्होंने डिस्क्राइब किया। इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि राजाओं के लिए जिन्होंने लिखा, उन्होंने बहुत सारी चीजों में सिर्फ राजाओं को ही फोकस पॉइंट बनाया, उन्होंने सिर्फ राजाओं की हिस्ट्री लिखी है, रॉयल फैमिली की हिस्ट्री लिखी है। पर अगर आपको सोसाइटी को समझना है, एक रियल हिस्ट्री को जानना है, तो ट्रैवलर्स एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ट्रैवलर्स एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म रखते हैं, ट्रैवलर्स जो है सोसाइटी के एक अनछुए भाग को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा देख रहे हो ना आप लोग, ट्रैवलर्स ने क्या किया है, अनफिमिलियर कस्टम्स जो राजा लोग नहीं लिखवाते थे, लैंग्वेजेस को बताया है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बताया है, सोशल हायरार्कीज को बताया है, और राजाओं के दरबार को, टाउन्स को, आर्किटेक्चर को, और एवरीडे लाइफ को बताने की कोशिश की है, ठीक है। वैल्यू फॉर हिस्टोरियंस, देयर आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। अब इनकी वैल्यू मतलब मैंने आपको वैसे प्रीवियस क्लास में बताया था, ये बात कर रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस की। तब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए भाई इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये क्या रखते हैं, ये अपना आउटसाइडर पर्सपेक्टिव रखते हैं, ठीक है, एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव जो कि क्या होगा, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हम चीजें देख सकते हैं, ठीक है, जो हेल्प करता है किसको, आज प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस को, किस चीज में, कंपेयर एंड क्रॉस चेक इंडियन सोर्सेज, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एक राजा के दरबार में एक तो आया ट्रैवलर और एक राजा के कोर्ट पोइट ने बातें लिखी हैं, इन दोनों की बातों को हम कंपेयर कर सकते हैं, और हमें कहीं ना कहीं इन दोनों की बातों को कंपेयर करके क्या मिल सकता है, रियल हिस्ट्री मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैवलर ने जितनी बातें लिखी हैं वो सारी सही होंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ दरबारी ने जो बातें लिखी हैं सारी सही होंगी, पर इतिहासकार अपनी रीजनिंग का यूज करके इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, एक्चुअल निचोड़ निकाला जा सकता है, ठीक है। तो क्रॉस चेक किया जा सकता है सोर्सेज को, ठीक है, such as Shastras, Royal Chronicles, inscriptions, giving a richer and more reliable picture of medieval Indian society। और medieval Indian society को समझने के लिए ट्रैवलर्स जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले इन्होंने ट्रैवलर की जिसकी बात की है तो वो है एल बरूनी। सबसे पहले ट्रैवलर कौन है, सबसे पहले ट्रैवलर है एल बरूनी, ठीक है, एल बरूनी। सबसे पहले किसकी बात हुई है, एल बरूनी की। चलिए, तो सबसे पहले किसकी बात हुई है, एल बरूनी की। जैसे एल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो 973 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ख्वारिज्म के अंदर इनका जन्म हुआ है। प्रेजेंट डे ये कहाँ पर है, ख्वारिज्म, ये है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी ये, यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार की लर्निंग्स हुआ करती थी, बड़ा एजुकेशनली इंपॉर्टेंट जगह थी। और यहीं से अल बरूनी ने क्या सीखा है, अल बरूनी ने यहीं से, क्योंकि ये एक एजुकेटेड फैमिली से था, एक एजुकेटेड फैमिली से था, अल बरूनी क्योंकि एक एजुकेटेड फैमिली से था, तो इसने यहीं से क्या सीख लिया था, इसमें स्कॉलर्स वाले गुण थे। और ही रिसीव्ड एन एक्सीलेंस एजुकेशन एंड बिकम द प्रोफिशिएंट इन सेवरल लैंग्वेजेस सच एज, तो बहुत ज़्यादा ये स्कॉलर बन चुका था, और ये बहुत ज़्यादा मास्टरी आ चुकी थी इसके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस की, जैसे सीरियन लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और हिब्रू, ठीक है। और यहाँ तक कि जब ये भारत में आया तो भारत में आके क्या भी सीख चुका था, भारत में ये संस्कृत भी सीख गया था, ठीक है। और he did not know Greek directly but read Plato and other Greek philosopher। इसको ग्रीक भाषा नहीं आती थी, पर ग्रीक भाषा के लिए ये प्लेटो और अदर जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उनकी अरबी में ट्रांसलेशन को पढ़ता था।
और 1017 के अंदर सुल्तान महमूद ने, तो थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ी सी पॉलिटी को समझिए थोड़ी सी। ये बोल रहा है यहाँ पर कि 1017 में सुल्तान महमूद ने गजनबी, जो कि कहाँ पे थे, उज्बेकिस्तान, उसमें क्या है, ख्वारिज्म पे अटैक कर दिया, और अल बरूनी को और बाकी बहुत सारे स्कॉलर्स पोएट को अपने साथ कहाँ ले गया, गजनी, ठीक है, गजनी अफगानिस्तान में ले गया। और उसके बाद ये भारत भी आया था। तो अब सुनिए, देखो सुनो दोस्तों, बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, बहुत शॉर्ट में निपटाता हूँ इसको। पॉलिटी भारत की अभी देख लेते हैं, भारत में किस समय आया ये। आपको याद है ना, मैंने आप लोगों को यहाँ तक तो बता दिया था। मैंने आपको मगध बताया था, मगध के बाद मैंने आपको मौर्य बताया था, याद है। मौर्य के बाद मैंने आपको गुप्ता बताया था, गुप्ता एम्पायर। गुप्ता के बाद मैंने पोस्ट गुप्ता बताया था, और उसके बाद भारत में एक काल आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, और ये आखिरी हिंदू राजा होता है जो भारत पे राज करता है, ठीक है। और इसकी डेथ के बाद ही ना मिडिल हिस्ट्री चालू हो जाती है। मगध से खैर मगध भी नहीं, आप तो जानते हैं कि हम लोगों ने हड़प्पा से शुरू किया था। हड़प्पा, फिर हड़प्पा के बाद हमने वैदिक पीरियड किया था, वैदिक पीरियड के बाद हमने 16 महाजनपद, 16 महाजनपद के बाद मगध एम्पायर, फिर मौर्य एम्पायर, फिर गुप्ता एम्पायर, फिर पोस्ट गुप्ता एम्पायर, और उसके बाद हम आ गए थे। ये आपको मैंने कवर नहीं कराया पार्ट, क्योंकि आपके में है नहीं, पर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगला एम्पायर होता है किसका, हर्षवर्धन एम्पायर, ठीक है। और हर्षवर्धन के बाद में भारत में कौन आ जाते हैं, बाद में भारत में आ जाते हैं मुस्लिम्स। बाद में भारत में कौन आ जाते हैं, मुस्लिम्स आ जाते हैं। और मुस्लिम्स में तीन इंपॉर्टेंट लोग आते हैं, मुस्लिम्स में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अटैकर्स आते हैं। सबसे पहला होता है, पहला मुस्लिम जो भारत में आता है उसका नाम होता है, पहला मुस्लिम जो भारत में आता है उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद एक और मुस्लिम आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद गजनबी, जिसकी मुझे यहाँ पे बात ही करनी है, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनबी, जब भारत में मुसलमान आए थे ना, तो एक मुस्लिम, एक अटैकर भारत में आया था, कौन, मोहम्मद गजनबी, ठीक है। तो यही वो गजनबी है। ये इसने पहले अटैक किया कहाँ, उज्बेकिस्तान में, और उसके बाद फिर ये कहाँ पर आया, भारत में आया। और जब ये भारत में आया नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो भारत में एक किसको भी लेकर आया था, भारत में ये एल बरूनी को भी लेकर आया था। तो एल बरूनी भारत में किस तरीके से आया, अब आप समझ गए ना। तो एक एक राजा था, एक मुस्लिम शासक था, एक मुस्लिम इन्वेडर था जिसका नाम था महमूद गजनबी। और ये भारत पे भी इसने अटैक किया था, भारत में भी ये आया था। और जब ये भारत में आया था, तो ये साथ में किसको भी लेकर आया था, एल बरूनी को भी लेकर आया था, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा बस ये बताना चाहता था कि कहाँ पर, कौन है ये महमूद गजनबी, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो ना, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियली जो मुस्लिम अटैकर्स आए थे उनमें से है। चलिए, तो हाँ, तो लिखा 1017 में इसने क्या किया, महमूद, सुल्तान महमूद ऑफ गजनबी इन्वेडेड ख्वारिज्म, ख्वारिज्म पे हमला किया, और किसको जीत लिया इसने, इसने अलबरूनी और बाकी जो स्कॉलर्स थे उनको अपने साथ ले गया, क्योंकि ख्वारिज्म ये जीत चुका था। कहाँ ले गया, गजनी में ले गया ये, ठीक है। और लेटर ट्रेवल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और बाद में कहाँ आ गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आ गया। बाद में ये कहाँ पे आ गया, बाद में ये भारत के ये इस पार्ट पे आ गया बाद में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया भारत के इस पार्ट में ही आ गया था। चलिए, उसके बाद अलबरूनी की, खैर देखो वो यहाँ से एकदम एग्जैक्टली हम लोग शुरू कर रहे हैं अलबरूनी को। तो अलबरूनी रोट हिज फेमस वर्क, अलबरूनी भारत में आ गया था, तो भारत में उसने एक किताब भी लिखी है। किताब का नाम क्या है, किताबुल हिंद, जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी एक्चुअली कवर की हुई थी, ठीक है। तो किताबुल हिंद इंडिया के बारे में है ये, किसमें है, अरेबिक इन अ क्लियर एंड सिंपल स्टाइल। इसकी खासियत, पहली खासियत तो किताब लिखी है, दूसरी खासियत क्या है, दूसरी खासियत है अरेबिक भाषा में क्लियर स्टाइल में लिखी है, ठीक है। सो दैट एजुकेटेड रीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड कुड अंडरस्टैंड द इंडियन आइडियाज, इंडियन आइडियाज को इस्लामिक लोग समझ सके। द बुक इज ऑर्गेनाइज्ड इन अबाउट
80 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर? अगली काम की बात, कितने चैप्टर्स हैं इसके अंदर? 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 80 चैप्टर्स। तीसरी काम की बात, डीलिंग विद रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, कस्टम्स, वेट्स, ठीक है, लॉज, मेट्रोलॉजी, बहुत सारी चीजें जो है इसमें डिस्कस हो रखी है। उसमें ही अप्रोच इंडिया विद अ साइंटिफिक एंड कंपैरेटिव एटीट्यूड, regularly comparing Indian notion with the Greek and Islamic thought instead of merely describing the strange customs। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये भारत में जो भी भारत की चीजों को दिखता था उसको जो है वो किससे किससे कंपेयर कर रहा था? ग्रीक आइडिया से। ये हाथ के हाथ उन चीजों को किया करता था, कंपेयर किया करता था, ठीक है। कौन? एल बरूनी, ठीक है। तो ये हाथ के हाथ इसको ग्रीक आइडिया से क्या किया करता था? कंपेयर किया करता था, और इस्लामिक थॉट के साथ कंपेयर किया करता था इस चीज को, ठीक है। उसके बाद जो एल्बरूनी था वो आया भारत में, और भारत में इसने क्या भी पढ़ना चालू किया। इसने भारत में संस्कृत जो है वो लर्न करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसको संस्कृत नहीं आती थी, इवन ये कहता भी था कि संस्कृत जो है इसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत मुश्किल थी इसके लिए संस्कृत। इसलिए मुश्किल थी क्योंकि अरबी अरेबिक भाषा और संस्कृत भाषा का कोई कहीं से कहीं तक कोई मिलाव नहीं है, दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग है। तो एल बरूनी ने क्या किया? स्पेंड मेनी इयर्स इन कंपनी ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों के साथ जो है इसने दोस्ती की, ठीक है, ब्राह्मण पृष्ठ के साथ दोस्ती की, और इसने क्या किया? संस्कृत को पढ़ना सीखना जो है, स्टडी करना स्टार्ट किया। और इसने क्या किया? इसने स्टडी किया रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट सच एज वेदास, पुराणास एंड अदर शास्त्रास, ठीक है। इसने देख लो आप, इसने सिर्फ सीखी नहीं, उसको देखा कि मुझे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब सीधे ब्राह्मणों से वेद वेद पढ़ सकता था ना, पुराण पढ़ सकता ना, शास्त्रार्थ पढ़ सकता था ना, लेकिन नहीं, क्या किया? संस्कृत सीखी और खुद जो है चीजें की, ठीक है, जिससे खुद की इसकी अंडरस्टैंडिंग बने। स्टडी क्या किया? रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट सच एज वेदा, पुराणा एंड शास्त्रास। चलिए, ही ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क्स इनटू अरेबिक। देखो भाई, ब्राह्मण लोग जो थे उन्होंने कहा भाई तू हमसे इतना नॉलेज देके जा रहा है, कुछ हमें भी तो देके जा। तो इसने क्या किया? इसने क्या किया? इसने बहुत सारी जो बुक हैं, भारतीय किताबें हैं, उनको क्या करना शुरू किया? उनको इसने संस्कृत में कन्वर्ट करके गए। जैसे पतंजलि टेक्स्ट ऑन ग्रामर। जैसे अब पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक गुप्ता काल के अंदर स्कॉलर थे। पतंजलि क्या थे? स्कॉलर थे, ठीक है। पतंजलि क्या थे? स्कॉलर थे, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने इनके जो पतंजलि टेक्स्ट ऑन ग्रामर एंड फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स ही ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ ग्रीक मैथमेटिशियंस एस्युलिड फ्रॉम अरेबिक इनटू संस्कृत। तो इसने क्या किया? इसने देखो, सबसे पहले तो बहुत सी संस्कृत की जो भी किताबें थी उनको कन्वर्ट किया अरबी भाषा में। जैसे पतंजलि एक स्कॉलर थे गुप्ता काल के अंदर, ठीक है, उनके वर्क को इसने क्या किया? अरबी भाषा में कन्वर्ट किया। और भारतीय ब्राह्मण्स के लिए क्या किया? तो भारतीय ब्राह्मण्स के लिए इसने एक ग्रीक की बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन की किताब थी, उसको संस्कृत में ट्रांसलेशन किया, ठीक है। एक बहुत ही मैथमेटिक्स ऑस्लिड फ्रॉम अरेबिक इनटू संस्कृत, इसको इसने किया, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो पतंजलि का मैंने बता दिया आप लोगों को, बहुत सारे ग्रामर का वर्क है, उसको इसने अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया था। अगर जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बताऊं तो योग सूत्रा, योगा सूत्रा को इसने कन्वर्ट किया, ठीक है। इसने एक ब्राह्मद 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 संहिता करके है, उसको कन्वर्ट किया। और कुछ संस्कृत जो राइटिंग है इनकी, उसको भी क्या किया? कन्वर्ट किया, ठीक है। पतंजलि जो है बहुत फेमस थे और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। चलिए चलिए, मैंने ग्रामर वर्ड लिखा है ना यहाँ पर, संस्कृत ग्रामर की किताब भी। तो मेरे अब एक सवाल आ गया है मन में, आप लोगों से क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। फर्स्ट संस्कृत ग्रामर बुक, संस्कृत ग्रामर बुक
पहली संस्कृत की ग्रामर की किताब कौन सी है? ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए पहली संस्कृत की ग्रामर की किताब कौन सी है। चलिए आगे चलते हैं जब तक। चलिए उसके बाद इसने क्या दिया है, इसने वर्ण सिस्टम के बारे में भी क्या है बताया है। इसने वर्ण सिस्टम के बारे में भी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। क्या बताया इसने वर्ण सिस्टम के बारे में? तो हीज डिस्क्रिप्शन ऑन द वर्ण सिस्टम, एल्बरूनी नोटेड दैट द हाईएस्ट स्टेटस वाज, किसका था हाईएस्ट स्टेटस? वो ब्राह्मण का था। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पे कौन थे? क्षत्रिय थे। और उसके बाद कौन आते हैं? वैश्य। तो मैं आप लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और फाइनली सबसे लास्ट में कौन है? शूद्र लोग। ठीक है, who were said to have been created from the feet of ब्रह्मा। ब्रह्मा के किससे बने हैं? पैरों से बने हैं। पढ़ा चुका हूं, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, he records the ब्राह्मणिकल थ्योरी दैट ईच वर्ण ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुंह से, जो मैंने इनिशियली कवर किया था, विष्णु ब्रह्मा, इनके मुंह से इंद्र, इनके मुंह से कौन निकले? इनके इनके इंद्र के या ब्रह्मा के मुंह से निकले ब्राह्मण। भुजाओं से, हाथों से कौन निकले हैं? क्षत्रिय। ठीक है, थाई से कौन निकले हैं? वैश्य। और फाइनली फीट से कौन निकले हैं? फीट से निकले हैं शूद्रास। चलिए, फीट से निकले हैं शूद्रास। चलिए, तो his account shows the both ideological hierarchy of caste and the somewhat more mixed with reality of everyday social life। इसने देखो, इसने आइडियोलॉजिकल हायरार्की की बात भी की है, और इसने बताया कि एक्चुअली में कैसी चीजें थी कैसी चीजें नहीं थी, वो भी बताने की कोशिश की है। उसके बाद इसका, हाँ, इसका अगला इसका पॉइंट किसके बारे में है? अगला पॉइंट है इसका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है? पॉल्यूशन का मतलब है यहाँ पे अनटचेबिलिटी। जो लोगों के साथ क्या हुआ करता था? डिस्क्रिमिनेशन। जो शूद्रों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। अगला पॉइंट इसका ये है। चलिए, तो एल्बरूनी ब्रॉडली एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर फोल्ड कास्ट ऑर्डर, बट ही फर्मली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिचुअल पॉल्यूशन। ठीक है तो इसने ब्राह्मणिकल जो डिस्क्रिप्शन था फोर फोल्ड कास्ट ऑर्डर का, उसको तो ये एक्सेप्ट करता है, बट तो लेकिन ये क्या रिजेक्ट करता है? ये रिजेक्ट करता है किसको? पॉल्यूशन को। ठीक है, ही रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिचुअल पॉल्यूशन। मतलब क्या है कि जो शूद्र होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? पॉल्यूटेड है, वो बहुत ज्यादा अनटचेबल है, उनको छूना नहीं चाहिए। उनको छूने से आप क्या हो जाओगे? आप भी इम्प्योर हो जाओगे। तो ये इस आइडिया को नहीं मानता था। ये कहता था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी आदमी को छूने से आप इम्प्योर हो जाओगे, किसी भी आदमी को देखने से, उसकी परछाई पड़ने से आप इम्प्योर हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि पर्शिया में ये सब आइडियाज नहीं चलते थे। वहां पर क्लास बेस्ड डिवीजन तो था कि वहां पर 3 4 5 वर्णों में जो क्लास थी वो बटी होती थी, क्लास बटी होती थी। लेकिन वहां पर ये ऐसा नहीं था इम्प्योरिटी। इसका कहना था कि भाई कोई रिचुअल पॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं है, कोई इम्प्योर नहीं होता। ठीक है, अगर जैसे कि हवा गंदी हो जाती है तो वो सूरज की रोशनी से अपने आप साफ हो जाती है। जैसे जो नदी का पानी है या सागर का पानी है वो अपने आप किससे साफ हो जाता है? सॉल्ट से साफ हो जाता है। वैसे ही चीजें जो है वो अपने आप प्योर होती रहती हैं। कोई चीज परमानेंटली इम्प्योर है ऐसा नहीं हो सकता। ये इस बात के टोटली खिलाफ था। ये इस बात के बिल्कुल खिलाफ था कि भाई रिचुअली कोई पॉल्यूटेड या इम्प्योर या अनटचेबल हो सकता है। ये सबके साथ जो है वो इक्वल बिहेवियर रखा करता था। ठीक है, उसके बाद बाय पॉल्यूशन ही मीन द प्रैक्टिस ऑफ, हाँ, पॉल्यूशन का मतलब तो मैंने बता दिया, अनटचेबिलिटी है, एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन्फ्लिक्टेड ऑन लोअर कास्ट पीपल बाय अपर कास्ट ग्रुप। ही कंसिडर्ड दिस नोशन, ठीक है, क्या समझता था इस नोशन को? ये इरेशनल एंड सोशली हार्मफुल। इरेशनल समझता था ये, और सोशली हार्मफुल रखता था। और ये क्या करता था? टोटली इस बात को रिजेक्ट करता था, क्योंकि there was a class system इन पर्शिया। पर्शिया में क्लास सिस्टम तो था। ठीक है, क्लास सिस्टम तो था, सॉरी, पर्शिया में क्लास सिस्टम तो था, पर नो इम्प्योरिटी टाइप थिंग। इम्प्योरिटी जैसा कुछ नहीं था और डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, दुनिया में हमने
हिंदुस्तानी लोगों ने, भारतीय लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज दी है, कास्ट सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम ये बिलीव करते हैं कि सब लोगों का जन्म तो भगवान ने ही दिया है, सबको बनाया तो भगवान ने ही है, लेकिन सबके भगवान को बनाने के बावजूद भी उसमें से कुछ लोग जो है भगवान ने बहुत अच्छे बनाए हैं, कुछ लोग जो है भगवान ने थोड़े कम अच्छे बनाए हैं, कुछ लोग जो है भगवान ने बहुत बुरे बनाए हैं, और कुछ लोग भगवान ने कम बनाए हैं। मतलब सबको एक साथ, एक जैसा, एक साथ बनाने के बावजूद भी ये माना जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो जाति से, जन्म से ही नीचे स्तर के होते हैं, कुछ लोग जाति से ही, जन्म से ही उचले स्थल के होते हैं। ठीक है, जो जो निचले स्थल के लोग हैं उनको बहुत सारे अधिकार नहीं देने चाहिए, नहीं दिए जाने चाहिए, या नहीं दिए जाते हैं समाज में। और जो उचले स्थल के लोग हैं उनको बहुत सारे अधिकार जो है समाज में दिए जाने चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी जाति ऊपर है। बेशक उनके कर्म जो है वो बहुत बेकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कि बेशक हो सकता है शूद्र के कर्म बहुत ही अच्छे हो पर उसकी जाति नीची है, और हो सकता है ब्राह्मण के कर्म बहुत ही गंदे हो पर उसकी जाति ऊपर है। तो सोचिए, जाति के ऊपर आप किसी को ऊपर मान रहे हैं, और कर्म के बेसिस पे वो आदमी बहुत निचला हो, तो क्या उसको उचला मानना सही है? और एक व्यक्ति जो जाति से निचला है पर कर्म से बहुत ही स्वाधीन है, बहुत ही बेहतरीन है, तो क्या उसे निचला कहना सही है? कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एल्बेरुनी एंड द संस्कृत ट्रेडिशन डिफिकल्टीज ही फेस। अच्छा, संस्कृत को लर्न करने में, संस्कृत को लर्न करने में इसको क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या क्या डिफिकल्टीज आई? तो क्या क्या डिफिकल्टीज आई, तो सबसे पहली डिफिकल्टी आई, फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट डिफिकल्टी क्या थी संस्कृत को अंडरस्टैंड करने में? ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द इंडियन लाइफ। इंडियन लाइफ वॉज लिंग्विस्टिक, संस्कृत वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक। जैसे मैंने पहले बता दिया, संस्कृत जो थी अरबी से बहुत डिफरेंट थी, पर्शियन से बहुत डिफरेंट थी, एंड मैनी सब्टल रिलीजन एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी ट्रांसलेटेड इजिली फ्रॉम द लैंग्वेज इनटू अनदर। संस्कृत में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको सीधे दूसरी भाषा में बदलना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। और सेकेंड प्रॉब्लम वॉज द डीप difference in religious beliefs, practices between Indians and Muslims, which often made local custom appear strange or even contradictory to him. और दूसरी चीज क्या थी भाई, देखो जो हिंदू रिलीजन है, हमारी जो भारतीय मान्यता है वो बहुत डिफरेंट है किससे, अरबी में, अरेबिक वर्ल्ड में जो मान्यता है। ठीक है, और इनकी मान्यता बिल्कुल अलग है, इनकी मान्यता बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों को, इन इन लोगों को इनकी मान्यता समझा पाना कि ऐसा भी कुछ होता था बहुत मुश्किल था, और इसके लिए ये समझ पाना कि ऐसा भी कुछ होता है बहुत अजीब है, क्योंकि समझ ना, सोशली दोनों बिल्कुल अलग है। तो उस चीज को एक्सेप्ट भी कर पाना, समझ भी पाना बहुत मुश्किल है। और कुछ चीजों को तो आप सीधे डायरेक्टली वो ही नहीं कर सकते। अब सोचो, यहाँ पे आप बता रहे हो कि यज्ञ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बड़ा मुश्किल है ना इन लोगों के लिए तो समझना। चलिए, और थर्ड डिफिकल्टी क्या है, थर्ड डिफिकल्टी है दैट वाज द मोस्ट ऑर्डिनरी पीपल वर absorbed in their own concern and showed little curiosity about the foreign culture। तो क्या है, फॉरेन कल्चर में जो यहाँ के भारतीय नेटिव हैं उनका क्या नहीं है, उनकी कोई रुचि नहीं है, और आइडियाज में कोई रुचि नहीं है, विच लिमिटेड डायलॉग एंड मेड इट हार्डर फॉर हिम टू ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन। तो आम जो भारतीय लोग हैं उनको कोई रुचि नहीं है कि भाई हमें भी अरबी का कुछ जानना है। ठीक है, और जिस वजह के से इसके लिए बड़ा मुश्किल था उन लोगों से बात कर पाना, और लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना बहुत मुश्किल था। आगे चलते हैं, अगले पर्सन के बारे में हम बात करते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली टेबल में इसलिए लिखवा दिया है। तो सबसे पहला आदमी कौन है, इब्न बतूता। तो दूसरे नंबर पे कौन आ गया, इब्न बतूता। ठीक है तो इब्न बतूता कब आए थे, तो याद होगा 14 सेंचुरी के अंदर ही आए थे। तो अप्रोक्सीमेटली 14 सेंचुरी के अंदर ही आए हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कब आए हैं, 14 सेंचुरी के अंदर ही आए हैं। और उस समय भारत के राजा कौन थे, भारत के राजा थे तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी में कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक तो फुल नेम, इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न बतूता। बहुत बड़ा नाम है। कहाँ से आए थे भारत में, मोरक्को से आए थे। मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर थे ये। ठीक है, मोरक्कन मुस्लिम स्कॉलर थे ये। और जब ये भारत में आए तो उस समय भारत का राजा कौन था, तो एक मिनट, अब आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ प्लीज।
याद है अभी तक मैंने आपको पॉलिटी में क्या बताया है? पॉलिटी में मैंने आप लोगों को अभी तक बताया कि भाई मुस्लिम आ चुके थे। मिडिवल इंडिया के अंदर कौन आ गए थे? मुस्लिम आ गए थे। और मुस्लिमों की शुरुआत मैंने कहाँ से कराई? मैंने बोला सबसे पहले मुस्लिम कौन आए? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले मुसलमान कौन आए भारत में? मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरे नंबर पे कौन मुस्लिम आए? महमूद गजनबी। और तीसरे नंबर पे कौन आए? मोहम्मद गौरी। अब इन दौरान बहुत सारे और मुस्लिम आए होंगे, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, मोहम्मद गौरी। ठीक है। तो मोहम्मद गौरी भारत में आए। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो थे वो थर्ड मुस्लिम थे, ये भारत में आए। और भारत में आने के बाद इन्होंने किस पे कब्जा कर लिया? दिल्ली पे। इन्होंने किस पे कब्जा कर लिया? दिल्ली पे इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है। अब आ गए किस पे? तो देखो दोस्तों, दिल्ली बिकम दिल्ली इंपॉर्टेंट हो गई। और दिल्ली को कैप्चर की इसने किया, कैप्चर किया इसको, बाय कैप्चर बाय मोहम्मद गौरी। दिल्ली को कैप्चर किसने कर लिया? दिल्ली को कैप्चर कर लिया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लिया। बट दिल्ली पर राज इसने नहीं किया। ये दिल्ली पे राज करने के लिए बिठाकर चला गया अपने एक स्लेव को, और इसे खुद जाना पड़ा कहाँ? अपने होम टाउन में। वहां पे कुछ अनइवन सिनेरियो थे पॉलिटिक्स के, और इसकी फिर डेथ हो जाती है। और भारत में राज हो जाता है किसका? भारत में राज किसका हो जाता है? हाँ, तो भारत दिल्ली में क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट बन गई थी, तो इसलिए मैंने भारत वर्ड बोला। तो भारत में या दिल्ली में राज किसका हो जाता है? कौन रूल करने लगता है? तो रूल करने लगता है कौन? स्लेव डायनेस्टी। अब दिल्ली में ना कुछ डायनेस्टीज ने राज किया है, कुछ मुस्लिम वंशों ने राज किया है। ठीक है, दिल्ली में कुछ मुस्लिम वंशों ने राज किया है। जैसे पहले हो गई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कौन हो गए? तो एक आदमी है, तो आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? ये मोहम्मद गौरी के क्या थे? स्लेव थे। ये कौन थे? मोहम्मद गौरी के स्लेव। उसके बाद फिर इन्हीं के वंशज जो है आगे क्या करते रहेंगे? राज करते रहेंगे। तो इसको हमने बोल दिया स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद दिल्ली दिल्ली में उसके बाद अगली डायनेस्टी राज करती है, वो कौन है? खिलजी। अगेन सेंटर पॉइंट क्या होता है? दिल्ली होता है। खिलजी के बाद अगली डायनेस्टी कौन सी राज करती है? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। अगली डायनेस्टी तुगलक। तुगलक के बाद सैयद। तुगलक के बाद सैयद। और सैयद के बाद फाइनली लोधी डायनेस्टी दिल्ली पे राज करती है। सैयद के बाद फाइनली कौन? लोधी डायनेस्टी दिल्ली पे करती है। तो ये कुछ डायनेस्टीज जो है वो दिल्ली में राज करती है। हमारे लिए अभी काम की कौन सी है? हमारे लिए अभी काम की है तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो इनके कोर्ट में, इनके दरबार में कौन आया था? इनके दरबार में एक ट्रैवलर आया जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो किसके दरबार में आया? ये आया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। कौन सी डायनेस्टी थी? तुगलक डायनेस्टी थी। इब्न बतूता आया। अब सुनिए दोस्तों, तो इब्न बतूता जब भारत के अंदर आया और तुगलक डायनेस्टी या तुगलक कोर्ट के अंदर आया, तो लोगों ने बताया भाई एक इब्न बतूता एक बहुत ही ज्ञानी आदमी आया है, इसको बहुत नॉलेज है, बहुत इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये शरीयत लॉज को जानता है, इस्लामिक लॉज को जानता है। ये इसके पापा जो थे वो खुद एक उलेमा थे। तो तुगलक ने कहा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा आओ भाई बैठते हैं, फिर देखते हैं, शास्त्रार्थ की जाए, देखा जाए जरा कितना जानते हो। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी अंडरस्टैंडिंग से इंप्रेस हो गया, कहा भाई क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी। और इसको ये किस पद पे रख देता है? काजी के पद पे रख देता है। इसको किस पोस्ट पे रख देता है मोहम्मद बिन तुगलक? काजी अपॉइंट कर देता है अपना इसको। इसको क्या अपॉइंट कर देता है? काजी अपॉइंट कर देता है। लिखा है ना, काजी। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय हुम? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। ये इसको क्या अपॉइंट कर देता है? काजी अपॉइंट कर देता है। ठीक है। तो चलिए, ट्रैवल पीरियड 14th सेंचुरी ही जर्नीड फॉर 30 इयर्स। भारत में कितने साल रहता है? 30 साल तक भारत में रहता है। ठीक है।
नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, ये सारे कंट्रीज जो है ये देखता है। तो 30 साल की जर्नी में आप समझ रहे हैं ये इतने सारे देशों को जो है वो विजिट करके आता है। तो मेन बुक, तो देखिए दोस्तों, इब्न बतूता की किताब तो आपको याद है, रहला नाम की किताब है, ठीक है। इब्न बतूता की जो बुक थी उसका नाम क्या था? रहला। रहला मैंने पहले लिखवा दिया है। His expression was compiled in Arabic travel narrative Rehla. The travel, रहला का मतलब travel होता है, which mix personal adventure with the description of lands and people. इसमें इसने क्या किया है, अपने कुछ पर्सनल एडवेंचर ऐड किए हैं, और क्या ऐड किया है इसने, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड्स को ऐड किया है इसने, और किसको ऐड किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को इसने क्या किया है अपने उसमें जर्नी के अंदर, अपनी बुक के अंदर, रहला नाम की बुक में ऐड किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो जर्नी टू इंडिया एंड सर्विस एट दिल्ली, तो पूरे इंडिया में इसने जर्नी की, और लेकिन कहाँ पे सर्विस कहाँ की, दिल्ली में की। जाहिर सी बात है, जो राजा थे वो कहाँ, अब उनका कोर्ट दरबार कहाँ था, तो वो दिल्ली में ही था, ठीक है। तो इब्न बतूता रीच सिंध, अराउंड सिंध में सबसे पहले पहुंचता है 1333 के अंदर, ठीक है। कहाँ से आता है ये, तो कहाँ से आता है ये, तो ये सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान के रास्ते से ये सिंध में पहुंचता है, ठीक है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इसको भारत में लाने का कारण क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक की रेपुटेशन जो है। मोहम्मद बिन तुगलक कौन होता है, बता ही दिया भाई। दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक डायनेस्टी का राजा होता है, दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक डायनेस्टी का राजा होता है ये, ठीक है। सुल्तान होता है दिल्ली का, या फिर देखिए सुल्तान ऑफ दिल्ली। फेमस फॉर हिज जेनरोसिटी, मतलब उदारता के लिए, टू स्कॉलर्स एंड मैन ऑफ लर्निंग, कि ये बहुत फेमस होता है, जनरस होता है किसके प्रति, स्कॉलर्स के प्रति, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं। फ्रॉम सिंध ही ट्रेवल्ड वाया मुल्तान, सिंध से कहाँ आता है, मुल्तान आता है, उच्च आता है, और उसके बाद दिल्ली में आता है। द सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज लर्निंग, और जैसे ही मैंने बताया था ना, शास्त्रार्थ होती है अगर, तो शास्त्रार्थ में ये बहुत सारे सवाल पूछता है इससे मोहम्मद बिन तुगलक, और ये बहुत सेटिस्फेक्टरी आंसर देता है, तो ये इंप्रेस हो जाता है इससे, ठीक है। और अपॉइंट क्या कर देता है इसको, काजी। काजी का मतलब क्या होता है, काजी का लिटरल मीनिंग है जज, जज ऑफ दिल्ली, इसको अपॉइंट कर देता है, ठीक है। उसके बाद एम्बेसी टू चाइना, उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, इसको ना चाइना भी भेजते हैं, सेंड टू चाइना। इसको चाइना भी भेजता है कौन, तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक इसको चाइना भी भेजते हैं, किस लिए, ये एम्बेसी बनाने के लिए, एज अ एम्बेसडर भेजते हैं, एज अ राजदूत जो है, एम्बेसडर जो है, इसको भेजा जाता है, ठीक है, चाइना एंड वाइडर नेटवर्क। इन 1942 द मोहम्मद बिन तुगलक सेंड इब्न बतूता टू चाइना एज हिज एनवॉय टू मंगोल रूलर, ठीक है। फॉर दिस मिशन ही क्रॉस सेंट्रल इंडिया, चाइना में भेजा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इस मिशन में ही क्रॉस सेंट्रल इंडिया, मालाबार कोस्ट, देन विजिटेड टू मालदीव, मालदीव के बाद सुमात्रा, एंड फ्रॉम देयर टुक अनदर शिप टू जायतून, मॉडर्न मॉडर्न डे क्या है ये, क्वांजो। क्वांजो, क्वांजाओ वो रीजन हो गया चाइना का जहां पे पहुंचता है, ठीक है। तो देख रहे हो दोस्तों कैसे इसने किस तरीके से ट्रैवल किया है, इसका ट्रैवल देख के ही तो डर लग गया है। ट्रैवल इसने कैसे किया है, तो पहले तो ये दिल्ली से सेंटर में आता है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में आता है। उसके बाद ये मालाबार कोस्ट में जाता है, मालाबार कोस्ट के बाद ये कहाँ जाता है, ये मालदीव जाता है, ठीक है। मालदीव के बाद कहाँ जाता है ये, सुमात्रा जाता है, सुमात्रा आइलैंड पे जाता है। सुमात्रा आइलैंड के बाद ये कहाँ पर जाता है, उसके बाद ये चाइना में जाता है, कहीं यहाँ पे चाइना होगा ना, यहाँ पे फिर चाइना जाता है, कितना मुश्किल रास्ता लेकर जाता है, ठीक है। खैर उस समय तो दोस्तों ये बहुत पुरानी बात है जबकि ये बातें हो रही हैं, उस समय ट्रैवल इतना आसान नहीं था जितना आज है। आज तो आज आपने एक प्लेन पकड़ा, बहुत जल्दी चाइना पहुंच जाओगे। His route shows that the Indian subcontinent lay within a huge Afro-Eurasian network of communication and trade, linking China in the east with Northwest Africa and Europe in the west.
तो ये इसने इतनी जगह किससे क्योंकि ट्रैवल करके गया, तो ये चीज हमें बताती है कि इसका कहीं ना कहीं क्या था, इंडिया का जो ट्रेड नेटवर्क था, कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो बहुत ज्यादा डेवलप था। ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप था, और ये बात सच भी है कि इंडिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप था, चाहे वो चाइना को लिंक करते हुए हुआ, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट से अफ्रीका और यूरोप पहुंचते हुआ। देखो ना, आप यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो आराम से, चाइना। ठीक है, यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, सॉरी मालाबार कोर्ट, यहाँ से कहाँ जा सकते हो, पोर्ट से चाइना। यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, अफ्रीका। यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, यूरोप। ठीक है, कितना अच्छा है ना। चलिए, later, historians often compared his account with Marco Polo and another famous traveler who had visited China and parts of India slightly earlier. और इसके डॉक्यूमेंट्स को किससे कंपेयर किया गया, मार्को पोलो। दो ट्रैवलर्स थे जो चाइना और इंडिया दोनों विजिट करते हैं। एक तो आपके लिए काम का हो गया इब्न बतूता, दूसरा कौन हो गया, मार्को पोलो। सिर्फ दो ही है, सिर्फ दो ही ट्रैवलर हैं जो कहाँ जाते हैं, चाइना और इंडिया एक साथ जाते हैं, इब्न बतूता, मार्को पोलो, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, एक्साइटमेंट ऑफ द अनफिमिलियर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। ठीक है, तो दोस्तों ये भारत के कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ठीक है, तो इब्न बतूता जब दिल्ली में आता है, ठीक है, तो उस समय तक ही ऑलरेडी द पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिकेशन जोन कनेक्टेड बाय ट्रेड, पिलग्रिम्स एंड स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप्स, स्कॉलर और शिप लिखना चाहिए था। ठीक है, चलिए, तो व्हेन इब्न बतूता रीच टू दिल्ली, द सबकॉन्टिनेंट वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिकेशन जोन कनेक्टेड बाय ट्रेड, पिलग्रिम्स एंड स्कॉलरशिप। तो ये कहना चाह रहा है कि जब भारत में आया था तो उस वक्त तक ऑलरेडी भारत जो है वो उसके कम्युनिकेशन चैनल थे, इन कम्युनिकेशन चैनल थे बाकी वर्ल्ड के साथ, थ्रू द ट्रैवल, थ्रू द पिलग्रिम और स्कॉलर्स लोग जो भारत में आते थे, इस वजह से। He visited sacred shrines, met Sufi saints, scholars, rulers, and enjoyed a cosmopolitan environment where the Arabic, Persian, Turkish, and other languages were spoken. ठीक है, ये बहुत सारे सूफी संतों, स्कॉलर्स और बाकी लोगों से भी मिला। ठीक है, these interaction allowed the constant exchange of ideas, information, and an anecdotes. तो these interactions allowed the constant exchange of ideas। इतना जो इसका लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था, इस वजह से क्या किया इसने, बहुत सारे आइडियाज को एक्सचेंज किया, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया। ठीक है, एनेक्डोट्स को एक्सचेंज किया। ठीक है, और यही सारी चीजें अल्टीमेटली इसने किस में डाली, रेहला में डाली। इसने लोगों के साथ बातचीत की तो लोगों के आइडियाज इसे पता लगे, इसे लोगों के पता लगे। ठीक है, इसने लोगों को कुछ चीजें समझाई, इसने इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली लोगों से। ठीक है, इसको बहुत सारे एनेक्डोट्स मिले। ठीक है, एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है, स्टोरीज, स्टोरीज होता है, या शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, तो बहुत सारे एनेक्डोट्स मिले इसको। ठीक है, और वो सारी चीजें इसने किस में डाली है, रहला के अंदर डाली है। उसके बाद इसने ना दिल्ली को और दौलताबाद को क्या किया है, कंपेयर किया है। इसने दिल्ली और दौलताबाद को क्या किया है, कंपेयर किया है। इसने कहा भाई कि दौलताबाद और दिल्ली जो है लगभग क्या है, एक जैसे से हैं इसके अनुसार। ठीक है, तो इब्न बतूता डिस्क्राइब इंडियन सिटीज एज डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस थ्रू नॉर्मल लाइफ कुड बी डिस्टर्ब्ड बाय द इन्वेजन एंड वॉर्स। तो देखो भाई, यहाँ पे बेसिकली ये सिटीज में किसकी बात कर रहा है, दिल्ली की। ये दिल्ली की बात कर रहा है। अब देखो क्यों कर रहा है, आप सीधी बात है, सीधी सी चीज है, दिल्ली में आए उस समय नॉर्थ वेस्ट से आए दिन क्या होते रहते थे, इन्वेजन अटैक हुआ करते थे। ठीक है, और जिस वजह से दिल्ली क्या रहती थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती थी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है, लेकिन क्या थी, डेंसली पॉपुलेटेड थी। डेंसली पॉपुलेटेड भाई आज भी है, बहुत ज्यादा है आज भी। ही कॉल्स दिल्ली अ वेरी लार्ज सिटी विद अ ग्रेट पॉपुलेशन, द बिगेस्ट इन इंडिया, एंड नॉर्थ एंड नोट्स दैट दौलताबाद महाराष्ट्र वॉज द ऑलमोस्ट इक्वल टू दिल्ली। और इसने कहा कि दौलताबाद, ठीक है, दौलताबाद भी क्या है, दौलताबाद भी इक्वल है। इसने कंपेयर किसको किया है, दिल्ली को, दिल्ली को इसने कंपेयर किया है, दिल्ली को इसने कंपेयर किया है किसके साथ,
दौलताबाद के साथ, ठीक है। दिल्ली को दौलताबाद के साथ इसने कंपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद फॉर दिल्ली ही मेंशन, दिल्ली के बारे में इसने क्या क्या लिखा है आप देख लेते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में है, ये सारी चीजें दिल्ली के बारे में है, ठीक है। ये सभी चीजें दिल्ली के बारे में, क्योंकि उस समय दिल्ली बोलते थे, दिल्ली तो इसको बोलना ब्रिटिशर्स ने चालू किया, पहले इसको दिल्ली बोला जाता था, तो इसलिए मैं दिल्ली वर्ड लिख रहा हूँ बार बार। अ वाइड अर्बन एरिया विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन, दिल्ली के बारे में क्या मेंशन किया है, दिल्ली के बारे में मेंशन किया है अ वाइड अर्बन एरिया विद स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन। उसके बाद हाउस फॉर नाइट, हाउस फॉर हाउस फॉर नाइट सेंट्रीज एंड गेट कीपर्स इनसाइड द वॉल्स। और क्या हुआ करते थे, नाइट सेंट्रीज अर्थात गार्ड हुआ करते थे, ठीक है। क्या हुआ करते थे, गार्ड हुआ करते थे, या फिर बोल रहा है ये क्या, गेट कीपर्स होते थे, ठीक है। किसके, इनसाइड द वॉल, कि कोई भी आएगा जाएगा तो पहले उसको अंदर गेट कीपर जो है उसको नोट करेगा कि ये कौन आदमी है, कहाँ का आदमी है, ऐसा। उसके बाद स्टोर हाउस फॉर फूड, दिल्ली में क्या थे, फूड मंडी थी, अनाज मंडियां भी हुआ करती थी। उस समय के जो राजा थे भाई, जैसे खिलजी थे, एक राजा थे अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी डायनेस्टी लिखवाई थी ना, इसने बहुत सारी मंडियां ओपन की थी, इसने बहुत सारी क्या ओपन की थी, मंडी, मंडी बोले तो उर्दू का टर्म है मार्केट, इसने बहुत सारी क्या ओपन की थी भारत में, बहुत सारी मार्केट ओपन की थी, किसने, इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये कह रहा है कि भारत में बहुत सारी क्या थे, स्टोर हाउस फॉर फूड थे, मतलब बहुत सारी स्टोरेज हाउसेस थे, तो मंडियों में स्टोरेज हाउसेस थी, ठीक है। एम्यूनेशन थे, बैलिस्टिक्स थे, एंड अदर सर्च मशीन्स हुआ करती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो बहुत सारे एम्यूनेशन मतलब बारूद, ठीक है, बारूद वगैरह, बेलिस्टास वगैरह, बारूद, गोला बारूद हुआ करते थे, और बहुत सारी सीज मशीन जो है इनके पास हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के क्या है, दिल्ली के बहुत सारे, इसने इसने क्या भी लिखा है, दिल्ली के बहुत सारे गेट्स थे, ठीक है। और जिसमें से सबसे पॉपुलर जो था वो था बुदाऊं दरवाजा, ठीक है। बुदाऊं दरवाजा, ठीक है। सबसे फेमस इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के लिए, सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बुदाऊं दरवाजा जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ठीक है। फिर अब ये दौलताबाद के बारे में लिख रहा है, अब दौलताबाद के बारे में है, ठीक है। अब दौलताबाद के बारे में क्या लिख रहा है, ही डिस्क्राइब्स अ स्पेशल मार्केट फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स। दौलताबाद में क्या थी, एक स्पेशल मार्केट थी, जहां पे क्या होते थे, मेल और फीमेल सिंगर्स होते थे, वो वहां पे क्या करते थे, गाना गाते थे, कॉल्ड, और उस मार्केट को क्या बोलते थे, तारा, ठीक है, क्या बोलते थे, तारा बबाद, ठीक है, तारा बबाद, with a large carpet and decorated domed hall where the chief musician sat every Thursday after dawn prayers surrounded by his servant and slaves। ठीक है, तो समझ गए ना आप, एक भाई जो आज रेस्टोरेंट्स में आप जाते हो, 5 स्टार्स में आप जाते हो, इवन आप बहुत नॉर्मल भी आजकल रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं, वो आजकल रखवाते हैं ना, कॉन्सर्ट रखवाते हैं, कि एक माइक लेके एक आदमी को कर दिया, बिठा दिया, वो गाना गाता है बहुत सुंदर सुंदर, आप खाना खा रहे होते हैं और खाना ही खा रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है बस मजा आ रहा होता है, ठीक है। वो बहुत मीठे मीठे गाने, सुरीले सुरीले गाने गाता था, तो उस समय भी ऐसा थर्सडे वाले दिन जो है वो हुआ करता था, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं बाजार पर, बाजार एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पर। तो बाजार एग्रीकल्चर और ट्रेड के बारे में क्या कहा है इसने, इब्न बतूता ने, तो इसने कहा है अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता बाजार वर की सेंटर, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा बाजार ही होता है, ठीक है, मार्केट ही होती है, बाजार का मतलब यहाँ पे मार्केट है, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल हब्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के लिए भी क्या थे, ये इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि क्या होता था यहीं पर ना, सोशल और कल्चरल लाइफ जो है मिलती हुई नजर आती थी हमें, इस वजह से, ठीक है। ही फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच अलाउड द कल्टिवेशन ऑफ 2 क्रॉप्स इन अ ईयर। ये कह रहा है कि भाई भारत के अंदर कल्टीवेशन बहुत होता था, 2 फसलें उगा लिया करते थे भारतीय लोग, क्यों, क्योंकि सॉइल बहुत ज्यादा क्या थी, सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्पेशली टेक्सटाइल एंड लग्जरी आइटम्स
इंडियंस जो थे वो टेक्सटाइल कपड़े से बनी और लग्जरी आइटम बनाते थे, वर इन ग्रेट ग्रेट डिमांड इन वेस्ट एशिया साउथ एशिया, हाईलाइट इंडियाज मेजर रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, और ये हमें बताता है किसके बारे में, इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये कि इसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू थी और इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल था इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो अगर डिस्कशन शुरू करते हैं, रोड्स कैरावेंसराइज एंड पोस्टल सिस्टम। रोड्स कैरावेंसराइज एंड पोस्टल सिस्टम, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, किसको लेकर, इकोनॉमी को लेकर। इकोनॉमी के लिए बड़ी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट थी। कैरावेंसराइज मतलब क्या है, गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस बोल दो, लॉज बोल दो, या धर्मशाला एक और राइट वर्ड है, धर्मशाला, ठीक है। और क्या, पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम तो आप लोग जानते ही होंगे क्या है। तो देखिए दोस्तों, तो ये बोल रहा है कि द मेन रोड्स, कोई भी जो मेन रोड हुआ करता था उस पे क्या हुआ करती थी, उसके किनारे किनारे जो है वो कैरावेंसराइज हुआ करती थी, यानी धर्मशालाएं हुआ करती थी, ठीक है। हर थोड़ी दूर बाद क्या होती थी, कैरावेंसराइज या लॉज या क्या, धर्मशालाएं जो है वो हुआ करती थी, जिससे कि जो भी ट्रैवलर मर्चेंट जो है वो जा रहे हैं वो क्या खा सकते हैं, वो फूड ले सकते हैं, पानी मिल सकता है उनको, और शेल्टर मिल सकता है, ठीक है। और ये जो कैरावेंसराइज या फिर जो ये शेल्टर्स हुआ करते थे, ये शेल्टर्स स्टेट भी बनाता था, ठीक है, और रिलीजियस भी हुआ करते थे, ठीक है। ये कैरावेंसराइज रिलीजियस और स्टेट दोनों हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद इब्न बतूता सबसे ज्यादा भारत में इंप्रेस हुआ किससे, इंडियन पोस्ट, किससे, इंडियन पोस्ट सर्विस से। कहां लिखा है, ये रहा, इंडियन पोस्टल सिस्टम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। क्यों इंप्रेस हुआ भाई, क्योंकि इंप्रेस होने की बात ही है, इंप्रेस होने की बात यह है कि कोई भी चीज, इसने खुद कहा कि कोई भी चीज, जैसे अगर इसको दिल्ली से मुल्तान ट्रैवल करना है तो 50 दिन लग रहे हैं, पर अगर पोस्टल सर्विस से मसाले भेज रहे हैं तो 5 दिन में भेजे जा रहे हैं। तो इतना हाई कम्युनिकेशन, इतना फास्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। और आज आज हमारा कम्युनिकेशन देखो, सोचो एक समय पे हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा था कि फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो अप्रिशिएट करते थे। और आज हमारा फॉरेन, अगर आज हमारा आप क्या नाम है, ये देखेंगे कम्युनिकेशन, तो बहुत बेटर नहीं है, ठीक है। हमारे रोड्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप जर्मनी के अंदर गाड़ी चलाएंगे ना, तो आपको मिनिमम 150 200 220 किलोमीटर चलानी पड़ेगी, और अगर आप नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब रोड्स पे कंपलसरी है कि आपको इतनी स्पीड चलानी पड़ेगी। हमारे यहाँ 100 की स्पीड चला दो ना, तो रोड में कहाँ गड्ढे होंगे पता नहीं है, ठीक है। गड्ढे कहीं भी मिल सकते हैं और हम प्यारे हो सकते हैं, ऊपर वाले को कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और वहां पे आप यूरोप वगैरह में देखो, पता है आपको, यूरोप में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनका एक तो कॉस्ट बहुत कम लगता है, सामान को इधर से उधर पहुंचाने का कॉस्ट जो है वहां पे कम हो गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कॉस्ट से बड़ी बात, समय बहुत कम हो गया है। इंडिया में सामान को अभी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कॉस्ट बहुत आड़े आता है, बहुत ज्यादा आड़े आता है। और कॉस्ट आड़े आता है तो जाहिर सी बात है, कॉस्ट के साथ साथ समय भी ज्यादा लगता है, क्योंकि रोड्स की हालत अच्छी नहीं है। ट्रेन जो है वो तो माशाल्लाह है, आप जानते हैं ट्रेन की हालत, तो ट्रेन तो और अच्छी है। तो इसलिए चीजें जगहों पर पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता है भारत में। और एक समय देखिए, इस समय देखिए, इस समय हम लोग बता रहे हैं, इब्न बतूता बता रहा है कि भाई दुनिया का सबसे अच्छा पोस्टल सिस्टम था, ठीक है। अगर नॉर्मली जाओगे तो 50 दिन लगेंगे कहीं जाने में, और वैसे जो है 5 दिन में सामान चला गया, ठीक है। और जो ये पोस्टल सिस्टम था, इसको हॉर्सेस, ठीक है, इसको इसको हॉर्सेस और फुट रनर्स पे चलते थे, ठीक है। मतलब कैवलरी हुआ करती थी, या तो कैवलरी या फुट रनर हुआ करते थे, फुट रनर, पैदल यात्री यानी कि। अब ये कैसे काम करता था, तो देखिए दोस्तों, ये काम करने का तरीका इसका ऐसा था कि मान लीजिए दिल्ली से कोई सामान जो है वो कहाँ जाना है, वो जाना है दौलताबाद तक, दौलताबाद तक जाना है। दिल्ली से कोई सामान जो है वो दौलताबाद तक जाना है, ठीक है। तो ये दौलताबाद तक डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। ये दौलताबाद तक डायरेक्ट नहीं जाएगा, नहीं। क्या होगा, बल्कि ये सामान दौलताबाद तक कैसे जाएगा, पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सामान जाएगा। कौन लेकर जाएंगे, घुड़सवार जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सामान लेकर गए। उसके बाद सामान जो है वो
पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाएगा। ठीक है, यहां से यहां एक घुड़सवार लेकर गया, यहां पे सामान को छोड़ दिया। अब सामान जो है वो यहां से यहां तक गया, यहां सामान छोड़ दिया। अब अब यहां से सामान एक और घुड़सवार यहां लेकर जाएगा। ठीक है, और फाइनली सामान जो है वो यहां से दौलताबाद पहुंच जाएगा। यहां से दौलताबाद फाइनली सामान पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो 4-4 माइल पे, हर 4 माइल्स पे क्या हुआ करते थे, चेंज हुआ करता था पर्सन। हर 4 माइल्स पे क्या हुआ करता था, घुड़सवार या पर्सन चेंज हुआ करता था। ठीक है, सिर्फ 4-4 मीटर का ये ट्रैवल करते, 4 मीटर 4 माइल इसने किया, सॉरी 4 माइल इसने किया, 4 माइल इसने किया, 4 माइल ये यहां तक गया। उसके बाद इसने यहां से अगर कोई सामान लेना है तो उसे यहां लिया आया फिर। ठीक है, उसके बाद इसका पूरे दिन ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद इसका पूरे दिन ऐसे चलता रहेगा, यहाँ से वहां, यहाँ से सामान यहाँ दिया, यहाँ से सामान यहाँ लिया आया, यहाँ से सामान फिर ये ऐसे ऐसे। और इससे क्या होता था, कोई भी जो जगह सामान था एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान और बहुत फायदेमंद हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद मान लीजिए दौलताबाद में भी सामान जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस तक जाएगा। ठीक है, किसी गांव में जाएगा मान लीजिए। ठीक है, किसी गांव में जाएगा तो क्या होगा, अब जो फुट रनर होंगे वो उसको वहां तक पहुंचा देंगे। जो फुट रनर होंगे वो उस सामान को उस गांव तक पहुंचा देंगे, बस हो गया। ठीक है, सोचो ना आप, कितना आसान हो गया ना। ठीक है, कितना आसान नहीं, कितना अच्छा हो गया, अच्छा बोलना चाहिए, आसान तो नहीं है यार। ठीक है, उसके बाद ये जो पोस्टल सर्विस थी इसने किसको हेल्प किया, इसने बहुत ज्यादा हेल्प किया, किसको, मर्चेंट्स को हेल्प किया एक चीज को दूसरी चीज पहुंचाने में। स्टेट को, सरकार को यानी राजा को हेल्प किया एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने में, एक गुड को दूसरी जगह पर पहुंचाने में। ठीक है, आर्मी ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को खाना पहुंचाने में बहुत हेल्प किया। और उसके बाद इसने एग्जाम्पल लिखा है, वाइल द जर्नी सिंध टू दिल्ली, सिंध से दिल्ली की जर्नी कितने दिन में होती थी, 50 डेज में होती थी। ठीक है, मैंने शायद सिंध नाम नहीं लिया था, मैंने कुछ और लिया था। और स्पाइस को पहुंचाया जाएगा अगर, तो वो ले रही है कितने दिन, वो कितने दिन ले रही है, अगर किसी एक आदमी को दिल्ली, सिंध से दिल्ली की जर्नी करनी है तो 50 डेज लग रहे हैं। और अगर स्पाइसेस को पहुंचाया जा रहा है तो वो 5 दिन में पहुंचाया जा रहा है पोस्टल सर्विस से। तो ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा एडवांस और कितना ज्यादा हाई ऑफिशियल सिस्टम या हाई कम्युनिकेशन सिस्टम था एक टाइम पे इंडिया का। और आज हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कितना ही बेटर है। ठीक है, एक समय पे हम लोग सच में विश्व गुरु थे, आज हम लोग विश्व गुरु कहने के लिए बच गए मुझे लगता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमारी इतने तक मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पोस्टल सिस्टम जो है वो कैवलरी यानी हॉर्सेस के थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह गया, और उसके बाद फुट रनर जो है उसको एक एग्जैक्ट लोकेशन तक, एग्जैक्ट जगह तक पहुंचा दिया करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, ही ऑल्सो नोटेड द डेंजर्स ऑफ ट्रेवल। इसने बताया भाई ट्रेवल करने में बहुत ज्यादा डेंजर भी था, क्योंकि इसको बहुत सारे क्या मिल जाते थे, डाकूज भी मिले हैं। इसको बहुत सारे क्या मिल जाते थे, डाकूज। और कितनी बार ये मरता मरता बचा है। ठीक है, और बहुत बार, कितनी बार राजा के खिलाफ अनरेस्ट भी हो जाया करता था। तो इसलिए बोलता था कि जो भी कारवेंस थे, यात्री थे, ट्रैवलर्स थे, वो जनरली क्या करते थे, अपने साथ आर्म्ड गार्ड लिया करके चला करते। ठीक है, हथियारबंद सैनिक जो है वो लेकर चलना जरूरी होता था, नहीं तो मार भी दिए जा सकते हो आप लोग। ठीक है, चोरी चकारी जैसे आज होती है उस समय पे डाकू हुआ करते थे। चलिए, उसके बाद है कोर्ट, सोसाइटी एंड एवरीडे लाइफ। चलिए तो अभी ये और देख लेते हैं। तो इब्न बतूता पोर्ट्रेड मोहम्मद बिन तुगलक एज अ एक्सट्रीम इंटेलिजेंट मैन। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो आपको बता दिया मैंने कहाँ से है वो, तो इसके बारे में बता चुका हूँ, ये कहाँ से है, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ये बंदा बहुत ज्यादा क्या था, एजुकेटेड बंदा था, बहुत ज्यादा एजुकेटेड बंदा था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था ये मोहम्मद बिन तुगलक। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, सीरियसली ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा एजुकेटेड आदमी था। ठीक है,
बट इसकी प्रॉब्लम भी थी। कुछ प्रॉब्लम क्या थी? ये बहुत ज्यादा हार्श था, अनप्रिडिक्टेबल था और क्रूअल था। देखो सुनो, आ, हमेशा तुगलकों के बारे में ना एक चीज आपने बहुत बार सुनी होगी। भाई ऐसा है, लोगों को बोलते सुना होगा, मुझे ना तुगलकी फरमान मत दे, ठीक है। लो भाई आ गया तुगलकी फरमान, ये लो एक और तुगलकी फरमान आ गया, ठीक है। इनके तो तुगलकी फरमान पूरे दिन चलते रहते हैं। आपने ऐसा सुना होगा। मतलब तुगलकी फरमान का मतलब क्या था? तो तुगलक जो थे ना, तुगलक डायनेस्टी के जो राजा थे, वो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स दिया करते थे। और वो ऑर्डर्स बहुत ज्यादा सडन और बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। मतलब सडनली कुछ ऑर्डर दे दिया और आप उसको इंप्लीमेंट कराओ, ठीक है। तो वो ऑर्डर स्ट्रिक्ट और एकदम सडन होने की वजह से उसको बोलते हैं तुगलकी फरमान। तो आज भी अगर कोई आपको अपना कोई मनचाहा ऑर्डर देता है, बहुत ज्यादा अपनी चलाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये तो तुगलकी फरमान दे रहा है, ठीक है। तो तुगलकी फरमान वर्ड क्यों यूज किया जाता है, आप समझे ना? क्योंकि तुगलक जो थे वो बहुत हार्श, अनप्रिडिक्टेबल और क्रूअल थे, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट। तो तुगलक ऑर्डर जो है ना वो बड़े मानने पड़ते थे। यदि आप नहीं मानोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाया करती थी, ठीक है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट तो था, जो कि मैं भी बोल रहा हूँ इंटेलिजेंट था भाई, बहुत ज्यादा जनरस पोलाइट भी था। पर अगर पनिशमेंट की बात आती थी, कोई भी ऑर्डर देने की बात आती थी, तो ये बहुत ज्यादा हार्श था, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था, बहुत ज्यादा क्रूअल था। मैं इसके अनप्रिडिक्टेबल होने की चीज तो मैं ऐसे बताता हूँ कि ये सडनली कभी भी कुछ भी कर दिया करता था। कभी भी कुछ भी सडनली इसके दिमाग में आया, यार यहाँ अटैक कर देते हैं। तो 20,000 से सेना तैयार की, अटैक करा दिया। अटैक करा दिया, सब मर गए। मीन्स मतलब एक अच्छा डिसीजन लिया आपने, ये पहली चीज है। पर उस डिसीजन को उतनी अच्छी से आपने लागू कराया, इंप्लीमेंट कराया, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। माइट भी हो सकता है कि मैं एक अच्छा डिसीजन मेकर हूं, पर हो सकता है मैं एक अच्छा डिसीजन इंप्लीमेंटर ना हूं, मेरा इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा पुअर हो। और हो सकता है कोई आदमी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता, पर हो सकता है वो एक अच्छा डिसीजन को इंप्लीमेंट करे। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति ने बहुत बुरा डिसीजन दिया है, पर उस डिसीजन को इंप्लीमेंट इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि उसके जो आउटकम्स है बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ गए। तो देखिए, मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर डिसीजन को इंप्लीमेंट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो किसी डिसीजन को ज्यादा बेहतर बना सकता है, उस डिसीजन के आउटकम्स को और बेहतर बना सकता है, ठीक है। तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं करते थे, ये मैं कहना चाह रहा था। उसके बाद जो सुल्तान थे, उन्होंने क्या कर रखा था उस समय, बहुत सारे फॉरेन लोगों को, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो अरब से हो, उनको क्या कर रखा था? हाई ऑफिसर्स बना रखा था, हाई ऑफिशियल सीट्स पे बिठा रखा था। एज लाइक लाइक काजी, गवर्नर, मिलिट्री कमांडर, ठीक है, ये सब इनको बना रखा था। उसके बाद ही रिपोर्ट्स ऑन स्लेवरी। तो देखो दोस्तों, मैं एक और बात बता देता हूँ। अरब में बहुत स्लेवरी होती होती थी, ठीक है। और ये लोग वहां से स्लेव जो है भारत में भी लेकर आया करते थे। भारत में स्लेवरी उतनी ज्यादा नहीं होती थी, पर अरब में जो स्लेवरी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। अरब में स्लेव्स को एज अ प्रॉपर्टी कंसिडर्ड करते थे। वो एक, उसको ह्यूमन बींग नहीं समझा जाता था, उसको सिर्फ एक प्रॉपर्टी के तौर पर ही समझा जाता था। जिस वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, बहुत बुरी कंडीशंस में रखना, बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करना। पर भारत में स्लेवरी सिस्टम था, पर भारत का जो स्लेवरी सिस्टम था वो इतना हार्श नहीं था। वहां पे स्लेव्स को जो है वो कुछ आजादी दी जाती थी, ठीक है। भारत में बंधुआ मजदूरी होती थी। स्लेवरी, मैं तो दोनों ही बुरी बोलूंगा, पर ऐसा होता है ना कभी कभार, दो बुरे में से किसी एक बुरे को चुनना हो, तो मुझे लगता है शायद बंधुआ मजदूरी माइट भी अच्छा होगा। चलिए, तो ही रिपोर्ट स्लेवरी, स्लेवरी भारत में होती थी, चाहे वो मैन हो चाहे वीमेन हो, ठीक है। एंड चिल्ड्रन आर वर बॉट एंड सोल्ड, इनको बेचा खरीदा जाता था। सम सर्व्ड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, कुछों को घर में काम कराए जाते थे, कुछ से गार्ड कराया जाता था, कुछ को सोल्जर्स बनाया जाता था। एंड कुड अचीव कंसिडरेबल स्टेटस, और उनको कुछ कंसिडरेबल स्टेटस और कुछ भी बनाया जा सकता था, ठीक है। पर हाँ, मैं बता रहा हूँ, हालत इनकी जो थी, हालत बहुत ठीक थी बहुत हद तक। ही ऑल्सो नोट्स जेंडर प्रैक्टिसेस, इसने जेंडर प्रैक्टिसेस को भी नोटिस किया। क्या नोटिस किया इसने? देखा कि भाई जो अमीर घर की महिलाएं थी, ठीक है, लिव्ड इन सेक्लूजन, मतलब पर्दा। जो अमीर घर की महिलाएं थी वो हमेशा पर्दे में, बुरखे में रहती थी। आपको पता होगा इस्लाम में परंपरा है किसकी? बुरखे की, पर्दे की, ठीक है। और यही परंपरा जो है वो बाद में भारत में भी क्या हो गई? कैरी फॉरवर्ड हो गई, ठीक है।
ये परंपरा बाद में भारत में भी कैरी फॉरवर्ड हुई। भारत में कभी भी पर्दा सिस्टम, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा ये कभी भी नहीं था, ठीक है। भारत में ऐसा कभी भी महिलाओं के साथ नहीं हुआ कि उनके राइट्स को इतना ज्यादा दबाया जाए। ये प्रथा कहाँ से? अरब से। अरब में भी इस प्रथा का जन्म कैसे हुआ? इस प्रथा का जन्म एक्चुअली अरब में ऐसे हुआ कि देखिए दोस्तों, इस्लाम का जन्म कहाँ हुआ है? अरब में। अरब में क्या होता है? बहुत ज्यादा रेत है, बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत रेतीली हवाएं चलती हैं, ठीक है। अब आप सोचिए रेतीली हवाएं चल रही हैं और आप उसमें अगर अपने चेहरे को, अपने हाथ पैरों को कवर नहीं करोगे तो क्या होगा? आपकी स्किन डैमेज होगी, बर्न हो सकती है गर्म रेत से, आपके और बुरा प्रभाव पड़ सकता है, आपका चेहरा खराब हो सकता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी डस्ट चिपक सकती है। तो इसलिए क्या किया जाता था? महिलाओं की कोई खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनके बालों में मिट्टी ना जाए, उनके चेहरे पे मिट्टी ना जाए, बॉडी पे मिट्टी ना जाए। अब महिलाएं जितनी ये वीडियो देख रही होंगी, लड़कियां, वो जानती होंगी कि अगर बालों में मिट्टी चली जाए तो ये कितना बुरा हाल होता था। तो इसलिए क्या करते थे? महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता था, ठीक है। महिलाओं को बुर्का पहनाया जाता था जिससे कि उनको क्या ना लगे? मिट्टी ना लगे उनके चेहरे पे, क्योंकि धूल बहुत तेज उड़ती थी। और आदमियों के लिए क्या था? तो आदमी के लिए देखते थे ना आप, वो अरब में जो अरबी लोग, शेख लोग पहन कर रखते हैं, वो आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है उस पोशाक को क्या बोलते हैं, पर आप देखते होगे टर्बन बांध के रखते हैं और उसके बाद पूरा वाइट वाइट क्लैड जो है वो पहन कर रखते हैं और पूरा ही कवर्ड होते हैं वो लोग, पूरा ही। और चेहरे पे क्या बढ़ा लेते हैं? दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, जिससे कि सैंड जो है वो कहाँ? दाढ़ी में ही चिपक जाए, ठीक है, जिससे सैंड जो है वो चेहरे को नुकसान ना पहुंचा पाए, सिर्फ दाढ़ी में ही चिपक जाए। और बाकी देखते हो ना, वो सब चीजें जो है वो क्या करके रखते हैं? कवर रख करके रखते हैं, हाथ पैर, बाल, सर, सब चीज। और दाढ़ी जो है वो इतना पार्ट तो दाढ़ी से कवर हो जाता है। तो देख रहे हो, इस प्रथा का एक कारण था, इस प्रथा का एक कारण था, ठीक है। मुस्लिम लोग देखते हो ना कैप लगाते हैं, उस कैप का कारण है, ठीक है। छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि एयर अंदर जा सके, और वो इतने छोटे छेद होते हैं कि उसमें सिर्फ एयर जा सकती है, लेकिन सैंड नहीं जाएगा। तो इसलिए सैंड पहनोगे, क्योंकि आदमी जब रेगुलर काम कर रहा है तो थोड़ी वो सब पहन सकता है। तो इसलिए उसके लिए क्या दिया है? टोपी पहनेगा। टोपी से क्या होगा? बाल खराब नहीं होंगे। दाढ़ी बना बढ़ा के रखेगा जिससे कि ये वो ना हो, यहाँ पर क्या नाम है, सैंड जो है वो चेहरे को हिट ना कर सके, और पूरा बॉडी को कवर करके रखेंगे। तो समझ रहे हो, कभी कोई भी प्रथा जब बनती है उसका एक रीजन होता है इनिशियली, बट बाद में लोग क्या करते हैं? उस प्रथा को, उस लॉजिक को छोड़कर उस प्रथा को कल्चर का पार्ट बना देते हैं, और एक समय बाद वो कल्चर किसका पार्ट बन जाता है? धर्म का पार्ट बन जाता है। तो किसी प्रथा का एक कारण होता है, पहले किसी एक चीज का एक कारण होता है, फिर वो कल्चर, प्रथा, ट्रेडिशन, रिचुअल बन जाती है, और फिर वो रिलीजन का पार्ट बन जाती है। अब एक बात बताओ, भारत में क्या रीजन है बुर्का पहनने का? कोई भी रीजन नहीं है। भारत में क्यों भाई आप इतना सब पहन रहे हो? कोई रीजन नहीं है। बट क्या है, ये क्या बन गई है? नाउ इट इज बिकम अ कल्चर, इट इज बिकम द पार्ट ऑफ द रिलीजन। नाउ इट इज नॉट अ नेसेसरी थिंग, ये जरूरत नहीं है आज, ठीक है। ये आज क्या है? ये आज कल्चर बन चुकी है। और वही कल्चर जो है फिर इंडियन लोगों ने भी फॉलो किया, क्योंकि भारत से जो मुस्लिम मुस्लिम शासक आते थे, लोग आते थे। अब वहां पर इस्लाम में क्या रूल है कि एक आदमी जो है वो चार चार महिलाओं से शादी कर सकता है, ठीक है। ये तो इस्लामिक रूल है, चार महिलाओं से शादी कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भारत में जो राजा थे वो चार चार महिलाओं से शादी नहीं किया करते थे, या दस दस बहुत महिलाओं से शादी करते थे, बट क्या था, सिर्फ राजाओं के साथ ऐसा होता था, आम लोग जो है वो नहीं कर सकते थे। पर अरब में आम व्यक्ति जो है, जिसपे थोड़ा सा भी पैसा है, वो भी क्या कर सकता था? एक से ज्यादा शादियां जो है वो परफॉर्म किया करता था। जिस वजह से जब वो भारत में आए यहाँ पर, तो यहाँ भारत में भारत की महिलाओं से भी शादी करने लगे। तो भारत की महिलाओं के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उनको सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से या एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए क्या किया गया? महिलाओं को पर्दा प्रथा, उन जो मुस्लिम शासक थे, जो बाहर के इन्वेडर्स थे, उनकी नजर जो है महिलाओं पे ना पड़े और वो अट्रैक्टेड फील ना करे, इसलिए क्या किया? पर्दा प्रथा जो शुरू कराया गया। और ये पर्दा प्रथा जनरली कहाँ पे फॉलो किया जाता है? जनरली आप देखना, ये पर्दा प्रथा जो है वो जनरली आप ये देखना, बहुत बुरा मैप बनाया भाई। जनरली ये पर्दा प्रथा प्रथा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यहाँ पर, इस इलाके में। क्यों? क्योंकि यहीं से कौन आते थे? अटैकर्स आया करते थे इसी इलाके से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहीं पे ज्यादा देखने को मिलती है ना, ठीक है। क्यों? यहाँ से कौन आते थे? यहाँ पर अटैकर्स आते थे। नॉर्थ ईस्ट में सुना है? अटैकर्स नहीं आते थे, पूरी तरफ से क्या, पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अटैक बहुत कम हुआ करते थे। यहाँ पे जनरली क्या, अटैक्स आए दिन होते रहते थे। इसलिए देखना आप, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर जो है ना, महिलाओं को पैदा भी कम किया जाता था,
ठीक है, क्योंकि उसकी फिर सुरक्षा भी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। ज्यादातर किसको पैदा किया, बच्चे, लड़का होना चाहिए, ठीक है, लड़का क्यों, जिससे कि वो लड़ सके, वो अपने परिवार को गार्ड कर सके। महिलाओं को मार दिया जाता था। अब देखो, मतलब तब भी मारना गलत था, मैं ऐसा जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। तब भी जब महिलाओं को मार दिया जाता था, अपने कुल की महिलाओं को, परिवार की महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को, माताओं को मार देते थे लोग, ठीक है। जब मुसलमानों का, इन्वेडर्स का अटैक हुआ करता था, भ्रूण में से जैसी बच्ची ने पैदा किया तो पैदा होते ही मार दिया करते थे कि कहीं भाई इन्वेडर्स जो है वो कहीं इसको बाद में सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ना करे। मतलब मैं उसको गलत भी नहीं बोल, गलत मतलब मैं उसको सही तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पर ऐसा उस जरूरत की वजह से करना पड़ा, ठीक है। जो पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया करते थे वो उस समय भी गलत था, पर उनको ऐसा करना पड़ता था उस समय पर, ठीक है। पर देख रहे हो आज आज वो चीज आज भी कंटिन्यू है। हरियाणा, पंजाब में, हरियाणा में आपने सुना होगा अभी रिसेंटली सेक्स रेशियो जो है वो, जो अब थोड़ा सा अप जा रहा था वो दोबारा डाउन होने लगा। अब जो हरियाणा के लोग जो है वो हरियाणा में सेक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। अब यूपी या इधर के इलाके में जो है, यूपी गाजियाबाद के इलाके में जो है वो सेक्स आइडेंटिफिकेशन करके वो अबॉर्शन करा देते हैं महिलाओं का, ठीक है। तो समझ रहे हो, एक तरीके से चीजें बन जाती है, प्रथाएं इसी तरीके से डेवलप होती हैं। कभी कोई लॉजिक होता है, फिर रिचुअल, फिर कल्चर, कल्चर के बाद रिलीजन का पार्ट बन जाती है। खैर ये हमारे यहाँ तो रिलीजन का पार्ट नहीं बनी है ये सब चीजें अभी तक, कि महिलाओं को मार दिया जाए। अभी ये लोगों के बस कुछ छिन्न लोगों के, कुछ बहुत ही निचले लोगों की अभी भी मानसिकता है कि वो महिलाओं को भ्रूण में ही हत्या करा देते हैं, ठीक है। बहुत बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी, ये समाज जो है महिलाओं की वजह से बहुत सुंदर बनता है, ठीक है। महिलाएं जो है इस सोसाइटी को क्या बनाती है, पोलाइट बनाती है, सॉफ्ट बनाती है। उनका नेचर जो है इस सोसाइटी को बहुत अच्छा बनाता है। महिलाएं ही क्या है, इस पूरी दुनिया की जननी क्या है, महिलाएं हैं। क्या पुरुष जो है इस सोसाइटी को, वंशों को आगे बढ़ा सकते हैं? महिलाओं की वजह से ये सोसाइटी आगे बढ़ती है। महिलाओं की वजह से सोसाइटी जो है वो बहुत खूबसूरत बनती है, ठीक है। महिलाओं की वजह से ही जो है वो समाज में जो है कितने बुरे लोग जो हैं, जब लोग शादी कर लेते हैं किसी महिला के साथ, देखते हो ना कितने लोगों में आप सडनली बहुत परिवर्तन आ जाता है, बहुत अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। पर हाँ, कितने लोग जो है वो शादी के बाद बुरे भी बन जाते हैं, ठीक है। मिक्स एक्सपीरियंस है। पर महिलाएं जो है सोसाइटी के लिए, मैं मानूंगा किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। तो यहीं से इन्वेड हुआ करता था, और किस तरीके से पर्दा प्रथा आ गई ये भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश कर दी। पर ये कह रहा है रीजंस फॉर वुमेन appreciated more openly in the market and public gathering। लेकिन ये बता रहा है कि भाई कुछ जगहें ऐसी भी थी जहां पर महिलाएं बहुत आराम से, इजीली, बिना किसी घूंघट के, बिना किसी बुरखे के आराम से कहीं भी घूम सकती थी, आ जा सकती थी। तो ऐसा भी इसने बताया कि ऐसा भी पॉसिबल मैंने बहुत जगह पर देखा है, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ ना, देखो पर्दा प्रथा जनरली इनिशियली यहीं पे ज्यादा होती थी। बाकी भारत में पर्दा प्रथा जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी। तो इसने बाकी कई जगह पर देखा होगा जहां पर महिलाएं जो है पर्दा प्रथा फॉलो नहीं करती होंगी, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो इंडिया हिंदू महिलाएं हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और फ्रांसिस बर्नियर के बारे में मुझे डिस्कशन करना है, और कुछ और थोड़े बहुत अगर मुझे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। बट मैंने आपको देखा होगा, मैंने आपको तकरीबन सभी ट्रैवलर्स एंशिएंट इंडिया टू मॉडर्न इंडिया बता दी है, और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी उसने उन्हें बुक्स लिखी हैं, किस किस टाइम पे वो आए हैं, किस किस राजा के एरा में वो आए हैं, वो सब मैंने आपको क्लियर करा दिया। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे होंगे इस सेशन को। तो अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आई नो वैसे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर अगर आप कर रहे हैं तो उसका एक टोकन और दे दीजिए। कैसे? तो वो टोकन आप दे सकते हैं, आप एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक अप्रिशिएट कर दीजिए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच। अब जब तक के लिए बाय बाय।